हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में। और मैं उम्मीद करूंगा बेटा आप अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। और हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर बेटा रिवाइज करने जा रहे हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज पार्टनरशिप, और जिसका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जो है हमेशा पूछता है 15 to 20 मार्क्स तक का। सो चलिए बेटा हम अपने पास में इस चैप्टर की रिवीजन को शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं इस चैप्टर की वेटेज फ्रॉम दिस स्टार्ट मई 2018 से नवंबर 2022 तक हमेशा बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन है, एंड दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स। कई बार कुछ जगहों में थ्योरी या छोटा प्रैक्टिकल वाला 5 मार्क्स का बन जाता है, पर जनरली 15 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। सर चैप्टर के अंदर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स है जो आते हैं? तो बेटा इस चैप्टर के अंदर में टोटल में 4 पर्टिकुलर हमारे मेन सेगमेंट्स ऑफ टॉपिक्स है जो हमारे कवर किए जाते हैं। एक हम सीखेंगे बेटा अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिससे हम चालू करेंगे, और जिसके अंदर में हम नॉर्मल डिसोल्यूशन की बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म मतलब जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर में 2 मेथड्स आते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव, एक मैक्सिमम लॉस, देन कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, एंड द लास्ट वन इज अमलगमेशन ऑफ फर्म। नाउ लेट अस गो वन बाय वन टॉपिक। सबसे पहले बेटा आता है अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब फर्म बेटा आपके पास में क्लोज हो रही है, बंद हो रही है। फर्म क्या कर रही है? अपने सारे एसेट्स को बेच रही है, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रही है एक एक करके। यहां पर हम बेटा हमारा जो अकाउंट बनता है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पर हम ये जानते हैं कि एसेट्स के बेचने और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, और फिर लास्ट में जो पैसा हमने पार्टनर्स को देना है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जिसके लिए हमारा मेन अकाउंट कौन सा बनता है बेटा? डिसोल्यूशन अकाउंट। दिस इज अबाउट द नॉर्मल डिसोल्यूशन जो हम समझने जा रहे हैं। आपकी क्वेश्चन में एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज आपको दे रखी होती है, पार्टनर लोन है, कैश एंड बैंक के सारी चीजें होती है, रिजर्व सरप्लस वगैरह। हम क्या करते हैं? पहले बुक वैल्यूज को ट्रांसफर करना चालू करते हैं। तो बेटा क्या करोगे आप? सब एसेट्स का बेटा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। आप उनको ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे किस अकाउंट में? रियलाइजेशन में। सो आपकी एंट्री क्या बनी बेटा? दैट योर एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। एक एक करके बेटा आपके सारे एसेट्स आएंगे। एक एक करके बेटा कौन से एसेट्स आएंगे? हमारे सारे एसेट्स आएंगे। एंड मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर में जो हमारे सारे एसेट्स आएंगे, द एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली, एक एक करके बेटा एट बुक वैल्यू। किस पे बेटा? एट बुक वैल्यू पे आपके पास एक एक करके सारे एसेट्स आएंगे। क्या क्या चीजें आपको यहां पर में ट्रांसफर नहीं करनी है? क्या क्या चीजें आप लोगों को बेटा यहां पर में ट्रांसफर नहीं करनी है? अगर हम बेटा देखते हैं वो क्या क्या चीज ट्रांसफर नहीं करनी। वन इज कैश एंड बैंक। द रीजन इज क्योंकि वो तो पहले से ही पैसा पड़ा है, तो उसे थोड़ी ना आपको अल्टीमेटली रियलाइज कर रहे हो। और जो चीजें पार्टनर अकाउंट में जानी है, विच इज योर लॉसेस, एडवांस टू पार्टनर है करंट या कैपिटल का, जो कि जिसका डेबिट बैलेंस है, तो वो चीजें तो सीधे चली जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो ये चीजें हमारे पास में यहाँ पे नहीं जाएगी। तो सारे एसेट्स आएंगे इंडिविजुअली, एक एक करके आएंगे नाम से, टू स्टॉक, टू डेटा, टू बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, जिस वैल्यू पे किताबों पे दिख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। देन सारी लायबिलिटीज आएगी बेटा आपके पास आउटसाइडर वाली, अगेन इंडिविजुअली एक एक करके एट बुक वैल्यू। तो सारी लायबिलिटीज आ जाएगी, बाय क्रेडिटर, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय बिल पेबल, ऐसे करके। एंड क्या क्या नहीं आएगा सर? लायबिलिटी साइड से नहीं आएगा, कैपिटल करंट के बैलेंसेस वो वहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। रिजर्व प्रॉफिट भी कहां चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में बेसिकली। और अगर कोई पार्टनर का लोन है, सर ये क्यों बेटा? इसको हम ना सेपरेटली पे ऑफ करके दिखाते हैं। हम इसकी पेमेंट सेपरेटली करके सीधा कैश एंड बैंक में दिखा देते हैं, पर इसकी एक एक्सेप्शन होती है। अगर किसी पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट है, मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं, उसका कैपिटल का डेबिट आ रहा है और हमने लोन के पैसे देने हैं, उस केस में हम लोन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उस केस में हम लोन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अदरवाइज हम उसे सेपरेट पे ऑफ करके दिखा देते हैं। बट वो रियलाइजेशन में नहीं आता क्योंकि उसको सेपरेटली पे ऑफ करना होता है। फिर अब जितनी वैल्यूज में हमारे एसेट बिक रहे हैं या जिस वैल्यू में पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, वो वैल्यू आ जाएगी। तो बाय कैश में जितनी वैल्यू में बिके, या पार्टनर कैपिटल जिस वैल्यू में टेक ओवर करे, इंक्लूडिंग वो जो अनरिकॉर्डेड भी है। अनरिकॉर्डेड मतलब अगर कोई एसेट दिख नहीं रहा, उसके पैसे भी मिल रहे हैं तो फायदा ही है ना, तो वो भी आ जाएगा। सिमिलरली सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, टू कैश बैंक जिस वैल्यू पे पे किया, टू पार्टनर कैपिटल जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया, इंक्लूडिंग इसमें आ जाएगी बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एंड डिसोल्यूशन के भी खर्चे। तो वो सारी चीजें आएगी। पेमेंट करी तो टू कैश बैंक, पार्टनर लेके जा रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल आपके पास में आ जाएगा टेकन ओवर वैल्यू पे। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? अंत में प्रॉफिट या लॉस, और वो पार्टनर्स में चला जाएगा उनके किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप फिर अपने पास में पार्टनर्स को पे ऑफ करके क्लोज कर देते, आपकी बुक्स क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है। कुछ छोटे पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम ये बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आता है बेटा डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
बेटा डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों सेपरेट अकाउंट है। तो अगर बाय चांस बैलेंस शीट में डेटर दिए 50 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया 3, नेट में 47 है, तो बेटा दोनों सेपरेट अकाउंट है, आपने दोनों को इंडिविजुअली रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, डेटर्स को भी और प्रोविजन को भी सेपरेटली। क्रॉस और वो बैलेंस शीट में तो नेट करके प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखते हैं, पर है तो दो सेपरेट लेजर अकाउंट ना। सो रियलाइजेशन में डेटर्स अलग जाएगा, प्रोविजन अलग जाएगा, प्रोविजन का कुछ नहीं होना, डेटर्स के जितने पैसे आएंगे वो आ जाएगा। फिर गुडविल बेटा हमारे लिए क्या है, एक जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल एसेट ही है। गुडविल हमारे लिए क्या है बेटा, एक जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल एसेट है। हमारी एंट्री बेटा सिंपल बनती है, विच इज आप गुडविल को भी ट्रांसफर कहां कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में कर देते हैं, एंट्री डाल के क्या, रियलाइजेशन टू गुडविल। मतलब इसका भी नॉर्मल तरीका है, एनी अदर नॉर्मल एसेट की तरह है। और अगर बाय चांस क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपने किसी को फर्म बिजनेस बेचा तो उसने आपको पैसे दिए, तो बाय बैंक उसका भी आ जाएगा, तो वो आपके पास चीज आ जाती है। अगर किसी एसेट को बेसिकली आपने बेटा असाइन किया है किसी लायबिलिटी के सेटलमेंट के लिए, मान लीजिए आपने क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया, तो उस केस के अंदर में आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कैश बैंक की वैल्यूज ही डाल रहे हैं ना, तो बेटा हमने सिर्फ रियलाइजेशन में इनिशियली ट्रांसफर करना है और कोई इफेक्ट अलग से नहीं आएगा, देने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मान लीजिए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दे रखी है, क्रेडिटर है और स्टॉक है, आपने इंडिविजुअली ट्रांसफर तो कर दिया, 2 स्टॉक 80 बाय क्रेडिटर 1 लाख, और ये सारे का सारा स्टॉक क्रेडिटर्स को दे दिया और उन्होंने इस वैल्यू पे उससे अपनी 1 लाख की लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो आपको तो फायदा हुआ 20,000 का। मतलब आपने 1 लाख की लायबिलिटी के बदले 80,000 का स्टॉक दिया, तो आपको फायदा हो गया 20 का। तो ये अलग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कुछ अलग से इसकी एंट्री नहीं डल रही, द आंसर इज नो। हमारी पास ट्रांसफर और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं बेटा आपको 20 का फायदा ही आ रहा है। मतलब पॉइंट क्या है, अगर किसी एसेट को किसी लायबिलिटी के सेटलमेंट के लिए दे दिया, तो जो आपने इनिशियली ट्रांसफर किए थे सारे एसेट बुक वैल्यू, सारी लायबिलिटीज बुक वैल्यू, बस वही रहेगा, आप अलग से उसका कोई फर्दर इफेक्ट नहीं देंगे, कोई इफेक्ट अलग से नहीं देंगे। फिर बेटा आता है कि अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो बेटा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का हमेशा यही मानते हैं कि उनको तो पूरी पैसे दिए जाएंगे, उनको तो पूरे पैसे देंगे, हम सारी लायबिलिटीज को एक एक करके पे करेंगे। पर एसेट्स में आप अपने पास में डिपेंड करता है बेटा एसेट के नेचर पे और उसकी वैल्यू पे। अगर हमारे पास में बेटा ऑप्शन नंबर 1 है पूरी वैल्यू माननी है और एक है नील वैल्यू, हम नील वैल्यू जनरली उनकी मानते हैं जिनकी बनती भी जीरो है, क्योंकि बेटा आप खुद सोचिए, आप मशीनरी दे रखे 2 लाख की, ये नहीं हो सकता आप उसकी जीरो मान ले, तो आप उसकी 2 लाख ही मानेंगे। पर जैसे गुडविल है तो कौन ही आपकी रेपुटेशन का देगा जब बिजनेस ही बंद कर रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंस है, छोटा मोटा एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखे तो वो नहीं आएगा। तो गुडविल प्रीपेड में असम्पशन है कि आप नील मान सकते हैं, बाकी इसके अलावा अगर कोई और है तो आप फुल मान लीजिए, पर जो भी असम्पशन लेनी है वो अपने असम्पशन बेटा पेपर में बहुत क्लियरली लिखनी है, राइट योर असम्पशन, whatever the assumption you are taking in this case, write your assumption very very clearly in the exam, ठीक है ना। लायबिलिटीज की पूरी पेमेंट है, एसेट्स में बता दिया, डिपेंड करता है एसेट के नेचर पे और उसकी वैल्यू पे। देन बेटा हमारे पास में आते हैं एक क्वेश्चन पे जिसके जरिए हमें सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पी क्यू और पार्टनर से रेशियो है 2:1 की, ठीक है जी। पार्टनर डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करते 31 मार्च को, जब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है ना, इसके अंदर में क्या क्या चीज है, कैपिटल अकाउंट दिए बेटा आपको पी और क्यू के, जनरल रिजर्व है, आर का लोन है, लोन फ्रॉम डी है, क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एसेट्स आ रहे स्टॉक बैंक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट बेटा एक नुकसान ही है, खर्चा है, नुकसान है, और आर का तो डेबिट बैलेंस है। नीचे पॉइंट्स दिए बेटा एक एक करके हमारे पास में सारे अलग अलग से पॉइंट्स है। पहला पॉइंट एक्सपेंसेस का है, दूसरा कुछ क्रेडिटर का होगा, फिर एसेट्स रियलाइज हुए, फिर लोन का पॉइंट है डी का, फिर बीपी की पेमेंट के बारे में लिखा है, ये सारे पॉइंट्स दिए। हमारे को एक एक करके पॉइंट देखने, नॉट अ प्रॉब्लम। हम पहले क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर देते हैं अप्रोप्रिएट वैल्यूज पे। किसको ट्रांसफर कर देते बेटा, बैलेंस शीट को। नाउ आपके पास बेटा सबसे पहले क्या, एसेट साइड से जैसे चालू होते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा ट्रांसफर हुई 90,000, यस सर, बुक वैल्यू ट्रांसफर होनी चालू होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट आया, यस सर, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आई 90, फिर प्लांट मशीनरी 30, प्लांट मशीनरी 30, फिर फर्नीचर 17, इन्वेस्टमेंट 10, यस सर 17 और 10, ठीक है जी। एक एक करके चेक कराते जा रहा हूँ, 40 और 4 करके 36 सेपरेटली दिखाएंगे, 40 अलग है 4 अलग है, 40 अलग है 4 अलग है, ठीक है ना। फिर स्टॉक 24 है, यस सर स्टॉक 24 है। देन बैंक कहाँ चला जाएगा सर, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बेसिकली वो तो बैंक अकाउंट में आना है। सो बैंक अकाउंट जो बनेगा बेटा वहां पे आ जाएगा 9,000 जो बैंक अकाउंट बन रहा है, ठीक है जी, यस सर। देन फिर आपके पास है बेटा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, वो लॉस है, इनके बीच की रेशियो क्या बेटा 2:1, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा 2:1 में।
सो 8000 को 2:1 में भेज दिया, पार्टनर्स कैपिटल में नुकसान है। सो ये आ गया 2:2:1 कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे आ गया बेटा, ये कैपिटल अकाउंट में आ गया, PQR में, ठीक है ना। फिर कैपिटल आर की बेटा आपके पास डेबिट है तो 20,000 ब्रॉड डाउन आ गया। 20,000 क्या आ गया बेटा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा, तो वो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में दिख गया। क्रेडिट होगा तो क्रेडिट आ जाएगा, ये डेबिट था। एसेट साइड होगी, यस सर। इधर आया 40 और 40, यस सर 40 और 40 आ गया दोनों का, P और Q का, ठीक है जी। देन जनरल रिजर्व किस में बढ़ गया, अगेन 2:1 में, यस सर 2:1 में आ गया जनरल रिजर्व, 2:1 में आ गया, ठीक है ना। फिर आर का लोन, बेटा आर का लोन आप खुद देख सकते हैं, वो कहां जाएगा सर, सेपरेट पे ऑफ करते आपने कहा था। सेपरेट पे ऑफ तब करते अगर आर का खुद का कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। आर का खुद का डेबिट बैलेंस है बेटा, तो ये अच्छा लगेगा, पहले आर के लोन के पैसे दे रहे हो और फिर कैपिटल के मंगा रहे हो, नहीं। तो इसलिए इस केस में क्योंकि उसकी कैपिटल का डेबिट है तो हम ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल में, ट्रांसफर कर देंगे, सेपरेट बैंक में नहीं दिखाएंगे, कैपिटल में पे करेंगे। अगर यही पी का होता तो मैं सीधा बैंक में डाल देता। सो 10,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर लोन कैपिटल में, ठीक है ना। देन लोन फ्रॉम डी, तो थर्ड पार्टी का लोन है, वो तो आपका रियलाइजेशन में ही जाना है, 80,000। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स है, बीपी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 28 और 5, तो आपके पास 28 और 5। तो रियलाइजेशन में आपकी सारी चीजें एक एक करके चली गई पार्टनर कैपिटल बैंक में, तो आपकी बैलेंस शीट खत्म हो गई, ठीक है ना। यस सर। अब आते हैं पॉइंट्स पे। सबसे पहले क्या कहता है बेटा, रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो टोटल में 12,000 है, जिसमें से 2,000 किसने बॉन्ड करे, पी ने। तो पी को देने 2,000 और बाकी 10,000 हमने कैश में पे करे, तो सिंपल आ गया 2 बैंक के नाम का बेटा यहाँ पे और 2 पीस कैपिटल, तो 2 पीस कैपिटल आ गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 और 2 बैंक में कितना दिख गया 10,000। पी वाला तो पी के में चला जाएगा, बैंक का तो हम टोटल करके डाल देंगे, तो पी वाला तो एटलीस्ट आउटर कॉलम में डाल रहा हूँ, तो पी के कैपिटल से वो टिक कर लिया, रियलाइजेशन का 2,000। बैंक वाला बेटा हम तब टिक कर लेंगे जब टोटल आ जाएगा, तो हम बैंक में भेजेंगे, और भी लायबिलिटीज आएगी ना, एक एक करके थोड़ा डालते हैं, इनर कॉलम में लेके चलते हैं। फिर कह रहे हैं एक क्रेडिटर लेके जा रहा है किसको, फर्नीचर को, जिसकी बुक वैल्यू 8,000 है पर लेके जा रहा है 72 में, और जो बाकी क्रेडिटर्स है उन्हें डिस्काउंट पे कर रहे हैं 6.25% के। तो बेटा टोटल में क्रेडिटर्स कितने, 20,000 के। तो बेटा 20,000 में से क्रेडिटर जो कम हुए वो 7,200 से हुए, क्योंकि वो फर्नीचर को इस पे लेके गए, तो 12,800 तो उनका अभी भी देना है, और उसमें से उन्होंने 6.25% में उनको काट के पैसे दे रहा हूं, तो कितना पैसा हुआ 12,800 माइनस 6.25% उसका बेटा 12,000 वी आर पेइंग। तो अल्टीमेटली 800 का और डिस्काउंट हो गया 6.25%, तो हम 12,000 पे क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, कितने 12,000 पे हमने क्रेडिटर्स को पे किया, ठीक है ना। और हमारा जो फर्नीचर है वो बेटा कितने से कम हो जाएगा, 8,000 से। तो अभी फर्नीचर पे हम आते हैं, वो नीचे लिख भी रहा है, फर्नीचर की जो बची वैल्यू है वो आर लेके जा रहा है 90% पे। तो बेटा फर्नीचर जो हमारा बचा रह गया, तुम्हारे क्रेडिटर्स हो गए, फर्नीचर हमारा 17,000 का था, 17 में से 8 का तो क्रेडिटर ही ले गए, तो 9,000 का बचा। 9,000 को भी बेटा 90% पे लेके जाया जा रहा है आर के द्वारा, तो बाय आर्स कैपिटल जो आएगा 9,000 का 90% हुआ, विच इज 8,100। 9,000 का 90% हुआ बेटा, विच इज हाउ मच, 8,100। तो वो उसके कैपिटल में आ जाएगा 8,100, जो रियलाइजेशन के नाम का आर का। फिर स्टॉक के कितने मिले, 120%। तो स्टॉक हमारा था 24,000 का, तो 24,000 का 120% आ जाएगा, बाय बैंक में आ रहा है बेटा स्टॉक का 120%, 24,000 में 20% ऐड करा, ठीक है जी। फिर बैड बुक डेट्स 8,000 प्रूव हुए बैड डेट, बाकी पूरे रियलाइज हो गए, तो हमारे टोटल कितने थे 40 में से 8,000 हमारे बैड डेट हो गए, 8,000 मेरा बेटा बैड डेट हो गए, तो 40 में से 8 कम हुए, तो हमारे पास में 32 की रिकवरी हो रही है, कितने की 32 की, तो वो 32 आ गया डेट्स का, ठीक है ना। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के कितने आए, 1,10,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग के भी आ गए 1,10,000। फिर इन्वेस्टमेंट पी लेके जा रहा है 15% कम पे, तो बेटा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास में लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, इन्वेस्टमेंट 10,000 में से 15% कम कर दिया, तो 10,000 में से 15% कम किया तो 85% हो गया, 8,500 आ जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 8,500 में पी लेके जा रहा है, पीस कैपिटल 8,500 आ गया, तो पीस कैपिटल में 8,500 आया, और बैंक का टोटल में 170,800 है सारे एसेट्स का, तो ये वैल्यू डल जाएगी 8,500 आया, और ये 170,800 बैंक में आ गया, जो एसेट बेच के कैश आया, जो पार्टनर लेके गया पार्टनर कैपिटल में चला गया। फिर अब आपको कह रहा है फॉर हाफ ऑफ द लोन, आधे लोन के बदले, बेटा डी का लोन था कुछ,
डी का लोन था 80,000 का, कह रहा है जो आधा लोन है उसके बदले डी ने एक्सेप्ट करी मशीनरी को जो है और 5,000 कैश, और जो बचा हुआ आधा लोन है उसको हमने 10% कम पे किया। तो बेटा 80,000 का लोन है, हमने दो हिस्से करे, आधा आधा, यानी कि 40 एंड 40। जो पहला 40 वाला लोन है उसके बदले हम बेटा उसे दे रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, और बाकी दिया कैश 5,000। जो प्लांट और मशीनरी देंगे उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, उतने से मशीन भी खत्म होगी, बात खत्म होगी। और जो बचा हुआ है उसके बदले हम कैश ही दे रहे हैं, पर वो 10% लेस करके दे रहे हैं। सो 40 में से 10% माइनस हुआ तो कितना रह गया 36। तो बेटा टोटल में हमारी जब से पैसा कितना जा रहा है सर 41। मशीन वाले की कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उतने से मशीन खत्म हो गई, बट जो कैश दिया जा रहा है बेटा उतने से हमारा कैश में आ जाएगा 41,000। तो कितना पे किया 41,000, तो वो 41 आ गया, 5 वैसे और 36 वो, ठीक है ना। और एक है बीपी की जो पेमेंट है वो एवरेज बेस ऑफ 1 मंथ के बाद करनी थी, मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है उसके 1 महीने बाद करनी थी, बट उन्हें आज ही पे कर दिया इमीडिएटली 31 मार्च को 6% डिस्काउंट पे। तो हमने 6% का हमें फायदा हो गया, 6% कम पे करना पड़ रहा, डिस्काउंट मिल गया। तो 8,000 वालों को 6% 1 महीने का फायदा हो गया। सो 8,000 माइनस 8,000 इंटू 6% इंटू 1/12, तो ये कितना बन गया 40 रुपये कम पे करना पड़ रहा है। तो पेमेंट कितनी हुई 7960, पेमेंट कितनी बेटा 7960 की हम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 7960 ही पे हो रहा है इनको यहाँ पे। टोटल पेमेंट चली 75,960, यस सर। वो हमारी कहाँ पे आ गई रियलाइजेशन की, यहाँ पे बैंक में भी आ गई, यस सर। और फाइनली आपकी सारी चीजें क्लोज होने से पहले एक बेटा यहाँ पे जो चीज रह गई थी वो थी आउटस्टैंडिंग सैलरी। बीपी तो हो ही गया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी डलने के बाद आ रहा है वो, ठीक है ना। तो वो मिसिंग था, बाकी सारे एसेट सारे कवर हो गए, लायबिलिटीज में सैलरी पेंडिंग था वो डलने के बाद आ रहा है, ठीक है। फाइनली आपका बेटा क्या आया प्रॉफिट लॉस, और ये प्रॉफिट आ रहा है किस रेशियो में बेटा 2:2:1 में। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में गया, यस सर 2:1। और फाइनली आपका बाय बैंक टू बैंक करके क्लोज हो जाना है। तो ये आपका इतना इतना पे कर रहे हो और ये लेके आ रहा। तो आर इज ब्रिंगिंग द मनी, पी एंड क्यू को पेमेंट हो रही है। जैसे ही आप ये बेसिकली बेटा वैल्यूज डालेंगे आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल डिसोल्यूशन का पहले एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराया, फर्नीचर वाला वर्किंग नोट बना हुआ जो हमने डिस्कस किया, क्रेडिटर का है बेटा, बीपी का है जो हमने सारी डिस्कस करी, और डी के लोन का जो भी छोटे छोटे सारे पॉइंट्स है उनका कोशिश करें वर्किंग नोट बना दे, चाहे आप जैसे मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाता हूं वैसे बना दो या ऐसे अपने पास करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। देन बेटा हमारा जो अगला टॉपिक आता है इसमें दैट इज योर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। नाउ व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बेटा अगर कोई पार्टनर कल को इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पैसे नहीं है लेके आने के लिए। जैसे हमारे क्वेश्चन में आर था वो तो लेके आ गया क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल है, बट अगर क्वेश्चन बोल दे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो या तो बिल्कुल नहीं ला सकता है, बहुत ही कम ला सकता है। तो एक शॉर्टफॉल आ गई, एक डेफिशिएंसी आ गई कि जितने पैसे वो नहीं ला पा रहा, वो पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसे पैसे लेके आने। तो सवाल उठा उसका जो नुकसान है, जो वो शॉर्टफॉल है, जो वो नहीं ला पा रहा, वो कौन बियर करेगा। तो बेटा वो बियर करते हैं हमारे बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स। बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स किस में, अपनी कैपिटल रेशियो में, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो। तो जो भी डेफिशिएंसी या शॉर्टेज है वो बॉर्न करते बेटा बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स जिनका खुद का क्रेडिट है, मतलब जिनका खुद का पॉसिबल कैपिटल रेशियो में आ जाता है, इन देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो, जो उनकी कैपिटल रेशियो है। अगर उसमें से खुद किसी पार्टनर का डेबिट है तो वो अपने पैसे ले आएगा मान लीजिए, पर वो इसका लॉस नहीं बियर करेगा। तो जिनका पॉजिटिव बैलेंस है वही लेके आएंगे कैपिटल रेशियो। और ये जजमेंट है बेटा गार्नर वर्सेस मरे। तो गार्नर वर्सेस मरे में ये जजमेंट डिसाइड करी गई थी कि ये क्या करना है। सो डेफिशिएंसी शॉर्टेज जो भी है बेटा वो कौन बियर करेंगे, बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स अपनी किस में कैपिटल रेशियो में। व्हाट इज द कैपिटल रेशियो। वो कहता है बेटा कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है, कहते हैं कैपिटल रेशियो लेनी है जिस तारीख को डिसोल्यूशन शुरू हो रही है उस तारीख की, मतलब डिसोल्यूशन की कोई भी एक्टिविटी नहीं लेनी कि कोई एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर है या कुछ भी है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, नो, उससे पहले जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें। तो उसमें बेटा दो केस होते हैं कैपिटल में, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल कब होता है बेटा, इसका पैसा पता कैसे चलता है, जब बेटा कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों होते हैं।
जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों होते हैं तो हमें पता चलता है हमारी फिक्स कैपिटल है, तो उसमें किसमें करना है, तो रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल बांट देना, मतलब करंट अकाउंट को नहीं लेना। वैसे तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल में चले जाएंगे और हमने किताबें बंद करनी है क्योंकि चलाने तो थोड़ा ना रहनी है, बट हम जो रेशियो इसके लिए लेनी है कि किस रेशियो में लॉस बॉर्न करेंगे वो किसमें करना है, रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल में, करंट नहीं लेना। बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वो कैसे पता चलता है बेटा, जब बैलेंस शीट में सिर्फ एक लौता कैपिटल अकाउंट होता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो बेटा उस केस में कैपिटल की वैल्यूज लेनी है जो बैलेंस शीट में दी है, और जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस दे रखे हैं बैलेंस शीट में उनको प्लस माइनस करके लेना है, मतलब उनका इफेक्ट लेने के बाद कंसीडर करना है, उनका इफेक्ट लेने के बाद कंसीडर करना है जो भी बैलेंस शीट में एसेट आपके पास रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस दी है। सर पहले वाले में क्यों नहीं लिया बेटा, वो इसलिए क्योंकि वो सारी चीजें फिर करंट में जाती है, तो वो तो करंट में चलेगी, हमने रेशियो किसके लिए फिक्स की, यहाँ फ्लक्चुएटिंग है तो ये चीजें जाती कैपिटल में, तो उसको लेने के बाद क्योंकि ये भी तो कैपिटल में ट्रांसफर होती है ना, इसलिए तो उसके बाद है। और एक बेटा सेकंड पॉइंट है नोशनल एंट्री, कहता है कि जो पार्टनर्स एक बार बेटा सॉल्वेंट हमारे हैं वो अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव करेंगे और वो एक बार कैश लेके आएंगे, कौन सा, अगर रियलाइजेशन में लॉस है, तो कहते हैं अगर रियलाइजेशन में लॉस है बेटा तो उसे कैश में लेके आएंगे सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स इंक्लूडिंग वो भी जिसका डेबिट है, वो तो पैसे वैसे भी लेके आएगा, उसका वो लॉस में बियर नहीं करेगा पर वो अपने पैसे तो लेके आएगा ना। तो एक बार जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर्स वो अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव कर रहे हैं बाय ब्रिंगिंग द कैश ऑफ रियलाइजेशन लॉस, तो अगर लॉस होगा तो ही लेके आएंगे, और अगर इंसॉल्वेंसी का केस है, हर क्वेश्चन में थोड़ी ना सिर्फ इंसॉल्वेंसी और अगर रिलेशन में लॉस है, प्रॉफिट में तो हमने पैसे देने, एंड इस लॉस के लाने से भी इसे नोशनलिटी क्यों बोला, दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं होती, क्योंकि जितना लाएंगे उनको फिर वापस भी तो कर देना, हमने तो टू कैश करके किताबें बंद करनी। मेन तो पॉइंट नंबर 1 है, मेन तो पॉइंट नंबर 1 है कि अल्टीमेटली डेफिशिएंसी शॉर्टेज का करना क्या है, तो वो कौन बॉर्न करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स, किसमें बेटा, अपने पास जो उनकी कैपिटल रेशियो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन पे मैं आता हूं आप लोगों के साथ में, इसी से रिलेटेड। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, कहते हैं PQRS बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं जिनके बीच में रेशियो है 4321 की, उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को बंद करते हैं फॉलोइंग बैलेंस शीट 30 अप्रैल की, कैपिटल 2 की दे रखी है, क्रेडिट है 2 की डेबिट है, रिजर्व्स वगैरह है और एसेट्स वगैरह और कैश दे दिया। नीचे आपको पॉइंट दे रहा है एसेट कितने में रिलाइज हुए, रियलाइजेशन, और ये लिख दिया आर इंसॉल्वेंट हो रहा है उससे कुछ रिलाइज नहीं हुआ, गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से लेजर अकाउंट बना दीजिए, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट। बेटा सबसे पहला कार्य बैलेंस शीट ट्रांसफर करो, फर्स्ट ट्रांसफर द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यूज टू एप्रोप्रिएट प्लेसेस, फर्स्ट ट्रांसफर द बैलेंस शीट, आपके पास जो बुक वैल्यूज है वो एक एक करके बेटा ट्रांसफर हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, यस सर। सो पहला कार्यक्रम क्या है, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो ये कैपिटल आ गई 168, 108, 25 और 18, ये सारी आ जाएगी बेटा कैपिटल अकाउंट्स में, तो 168, 108, 25 और 18। फिर आपके पास बेटा जो जनरल रिजर्व वगैरह है वो किसमें बटेगा, 4321 में, जनरल रिजर्व भी और कैपिटल रिजर्व भी, ये दोनों यहीं बटेंगे, 95 भी और 25 भी, जो भी रिजर्व है बेटा, फायदे नुकसान जो भी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं किसमें जाएंगे, 4321 में, तो 4321 में ये आपके पास जनरल रिजर्व किया और ये कैपिटल रिजर्व किया 4321 में, ठीक है ना। फिर आपके बाकी एसेट्स है, तो क्रेडिटर और मोर्टगेज लोन तो चले गए रियलाइजेशन में 36 और 110, और ये आ गया 246, 65, 1 लाख, 246, 65 और 1 लाख और 15,500, तो आपका कैश अकाउंट में जाना है, और ये 72,500 डेटर्स का है, तो डेटर 72,500 आ गया और कैश कहाँ चला गया, कैश अकाउंट में 15,500। तो यहाँ तक हमारे पास बेटा क्या है, सारी चीजें मैंने एक बार के लिए डाल के छोड़ दी, जितनी भी चीजें थी वो सारी आपके पास मैंने डाल दी बैलेंस शीट की। अब चलते हैं हम बाकी चीजों में, गार्नर वर्सेस मरे तो सबसे लास्ट में होता है, एसेट बिके कितनी कितनी वैल्यू में बता दिए चारों के चारों, तो चारों एसेट को बेचकर जो पैसे आ रहे बाय बैंक आ जाएगा, सिंपली बाय बैंक आ जाएगा 230, 42, 72, 65, तो बाय कैश 230, 72, 42, 65, टोटल हुआ 409 और एक कैश अकाउंट में दिख जाएगा, तो कैश टू रियलाइजेशन 409, कैश टू रियलाइजेशन 409, ठीक है ना। फिर कहते हैं लायबिलिटीज की पेमेंट की बात करनी है बेटा, लायबिलिटीज में हमारे को उसने क्या बोला, एक्सपेंसेस रिजोल्यूशन का हुआ 7800, तो जो नॉर्मल लायबिलिटीज हो, और फर्दर क्रेडिटर्स, फर्दर मतलब ओवर एंड अबव,
18,000 के और मीट करने पे, तो जो दिख रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा 18, तो जितनी लायबिलिटी दिख रही है वो तो पे करो, ये भी पे करो, एक खर्चा और एक फर्दर क्रेडिटर्स। तो बेटा हमारे पास में खर्चा आया 2 कैश में, क्रेडिटर 36 थे, 18 और जुड़ गए फर्दर की वजह से, और लोन का मॉर्गेज लोन का 110 है, तो ये सारा पे होके ये कितना बन गया 171,800, 171,800 पे हुआ, और ये आ गया बाय रियलाइजेशन में, बाय रियलाइजेशन में, ठीक है ना। नाउ हमारे पास सारी चीजें डल गई है सर, आपका रियलाइजेशन का क्या आ गया लॉस, और ये 4321 में डिवाइड हो गया, लॉस आया और वो 4321 में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने 4321 में डिवाइड कर दिया, 4321 में डिवाइड कर दिया जी, ठीक है। अब हमारे पास में बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला, आइडियली हम यहीं पे क्वेश्चन को बाय बैंक टू बैंक करके क्लोज करते, पर हमारे जो पार्टनर्स है आर और एस, उनका मोर और लेस आप देखेंगे तो डेबिट काइंड ऑफ अ बैलेंस दिख रहा है। अब बेटा यहाँ पर में उसने बोला जो आर है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। कई बार क्या होता है बताता है कुछ मिल रहा है तो उतना माइनस कर दोगे, कई बार वैल्यू देता है, कई बार परसेंटेज देता है 1/3 2/3, तो जो उससे लेना बाकी है उसका उतना अमाउंट मिल जाएगा, तो बाकी लॉस है। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा तो सारा ही लॉस हो गया बेटा। अब हमारे पास में क्या है, हमें चेक करना है आर से लेना कितना है, तो आर से बेटा जो भी वैल्यू आ रही है 25 प्लस 2060 माइनस 19 माइनस 5, तो वो उसकी डेफिशिएंसी बन जाएगी। तो वो जो हमारे पास जो भी बैलेंस है वो इतना आता है 21060, और उसे बॉन्ड कौन करेंगे सर, बचे हुए पार्टनर्स, किसमें, अपनी कैपिटल रेशियो पी क्यू आर एस। और पी क्यू आर एस की कैपिटल में क्या लोगे, सिर्फ कैपिटल, नो सर ये फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि सिर्फ कैपिटल है, तो कैपिटल में रिजर्व्स भी ऐड करने, पी क्यू आर एस को ही लेना बेटा। तो पी क्यू आर एस को अपने पास में हमने देखा 168 108 माइनस, और ये जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की वैल्यूज ऐड करी और क्या आ गया। सिंस ये वाली वैल्यू डेबिट है तो एस विल नॉट बियर डेफिशिएंसी, तो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करना जिनका खुद का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये नहीं बियर करेंगे, बियर करेंगे पी और क्यू अपनी इस रेशियो में, दैट इज 3:2। सो 20,060 को इस रेशियो में बियर करा इतना इतना, तो इतना पैसा इनको कम मिलेगा, इतना पैसा इनको कम मिलेगा क्योंकि ये आर की इंसॉल्वेंसी को बियर कर रहे हैं, क्योंकि आर पैसे नहीं लेके आ सकता तो वो नुकसान हो गया, और इतना पैसा हम पी और क्यू को कम देंगे। एस का खुद का डेबिट आ रहा है, वो भाई तू अपने लिया पैसे वही बहुत है, तू दूसरे की डेफिशिएंसी में मत आ, तू अपने लिया वही बहुत है, दैट इज विल बी सफिशिएंट इनफ, तो वही चीज आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर में क्या होगा बेटा, हमारे पास में ये 3:2 में इन्होंने बॉन्ड करा, तो ये आपके पास में आ गई एंट्री पी क्यू टू आर, तो पी और क्यू डेबिट हो गया, आर क्रेडिट हो गया। अब बेसिकली क्या है बेटा, एक बार के लिए अपनी, मैंने क्या बोला था, नोशनल एंट्री, रियलाइजेशन में अगर लॉस है, इंसॉल्वेंसी है, तो ही नोशनल एंट्री लागू होगी, तो वो कैश में लेके आएंगे बेटा। तो इतना इतना पैसा ये लोग कैश में लेके आए जो भी था, और बाकी बैलेंस फिगर बाय बैंक टू बैंक हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है अगर कैश लेके आ रहे हैं तो इतना पैसा या तो कम लाना पड़ेगा या हम ज्यादा देंगे, बात तो वही होगी ना, एस में कम ला रहा है वो, पी और क्यू कम उतने ज्यादा, तो ये दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं होती, डिसीजन जजमेंट ने बोला तो अपने पेपर में भी करके दिखानी है, बच्चे बार बार पूछते सर करना है, यस करके दिखाना है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास बेटा वैल्यू जैसे ही डलेगी कैश अकाउंट में, एक तो जो रियलाइजेशन लॉस लेके आए और एक जो लास्ट वाला है वो जैसे ही डालोगे आपका कैश अकाउंट टैली कर जाएगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ एक बेटा एक और चीज होती है इसमें, दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, उसका क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसमें सिर्फ एक छोटी चीज होती है, सिंस सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, सारे इंसॉल्वेंट है, तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, आप ट्रांसफर ही मत करो, नॉट टू ट्रांसफर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप जो क्रेडिटर वगैरह जो भी लायबिलिटीज आपकी सारी वो ट्रांसफर ही नहीं होती इस केस में रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में सिर्फ क्या आता है, एसेट्स का प्रॉफिट लॉस, और अगर कोई रियलाइजेशन के खर्चे है बस, लायबिलिटीज की पेमेंट जाएगी, क्योंकि आपके पास पार्टनर सारे इंसॉल्वेंट है, कोई भी पैसा नहीं ला पाएगा, तो पैसे की शॉर्टफॉल कौन बियर करेंगे, क्रेडिटर्स, तो वो लास्ट में जितना पैसा अवेलेबल होगा उतना पैसा उनको दे दिया जाएगा, और बाकी डेफिशिएंसी होगी, जितना पार्टनर्स पैसे ला नहीं पाए उतना ही पैसा अल्टीमेटली हम क्रेडिटर्स को कम दे पाएंगे, तो मैच हो जाता है जितना भी है। सो इसका क्वेश्चन ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी पॉइंट बता दिया। अब हमारे पास बेटा जो चीज आती है वो आती है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमिल का मतलब क्या होता है बेटा, टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन होना, क्या होना पीसमिल में, टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन होना। व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन पीसेस दैट मीन इन टुकड़ों में,
थोड़ा थोड़ा पैसा है, थोड़ा थोड़ा बांट दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा है, थोड़ा थोड़ा बांट दिया। अब इसमें दो मेथड सीखेंगे, एक हाईएस्ट रिलेटिव और एक मैक्सिमम लॉस बेटा। नो, इसमें बेटा सीक्वेंस में पेमेंट होने की बात हो रही है, क्योंकि पैसा धीरे धीरे करके आ रहा है, तो इंस्टॉल पेमेंट भी हमारी धीरे धीरे करके हो रही है। सबसे पहले हम बेटा सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो पहले पैसा किसको देंगे? सबसे पहले हम बेटा जो हमारे खर्चे का हम एस्टिमेट करते हैं उसके लिए पैसा अलग से निकाल के रख देते हैं। तो जो भी पैसा पड़ा है, जो भी एसेट बेच के पहली बार पैसा आया, उसमें से हम खर्चे के नाम का अलग से कर देंगे। प्रोवाइड फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एस्टिमेट बेसिस पे, क्योंकि एक्चुअल का पता चलेगा जब एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अंटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में एक्चुअल का पता चलता है। अगर खर्चा आपके पास में कम लगा तो उतना उस टाइम का बैलेंस बढ़ जाएगा, सेविंग हो गई, और खर्चा लगा तो उस बार से माइनस हो जाएगा। फिर आप पे करते बेटा आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्पाउस लोन है। स्पाउस लोन तो पार्टनर लोन नहीं है ना, वो तो आउटसाइडर लायबिलिटी। तो ये जो भी है, अगर ये एक से ज्यादा है तो इनको इनकी रेशियो में बांटेंगे जितना जितने अंटिल पूरे पे ना हो जाए। तो अगर मान लो एक की वैल्यू 1 लाख है, एक की वैल्यू 80 है, अब पैसे कम पड़े हैं, टोटल नहीं आए, तो इनको 1,80,000 की रेशियो में बांटते जाएंगे जब तक ये पूरे पे ना हो जाए। फिर आती है बारी पार्टनर लोन। तो पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज है, बाहर की लायबिलिटीज, फिर पार्टनर के लोन के देने, और फिर पार्टनर की कैपिटल के देने। सवाल उठा पार्टनर के कैपिटल में देना कितना है, तो बेटा वो जो देना है वो है कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व प्रॉफिट जो भी है वो ऐड हो गए, लॉसेज है तो माइनस हो गए, और लोन दिया हुआ है पार्टनर को तो वही माइनस होगा। लिया हुआ तो थर्ड पॉइंट में आई गया ना, जो दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है तो उतना कम हो गया, इतना तो आपको दिया हुआ है पैसा तो इतना तो कम हो जाएगा, तो वो लोन टू पार्टनर माइनस हो गया। पार्टनर लोन अगर लिया हुआ है वो थर्ड पॉइंट में आ गया। अब ये पेमेंट जो भी आ रही है बेटा, ये किस तरीके से बांटी जाएगी पार्टनर में, क्योंकि पैसा टुकड़ों में आ रहा है। तो इसमें दो मेथड है बेटा, एक है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एक है मैक्सिमम लॉस, जो कि ये मदद करते हैं कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। किसमें बेटा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा आता है बेटा? दैट इज हाईएस्ट रिलेटिव। हाईएस्ट रिलेटिव मेथड क्या बोलता है? वो कहता है जिस पार्टनर का प्रोपोर्शनेटली पैसा बिजनेस में ज्यादा लगा हुआ है उसकी पीएसआर के हिसाब से उसको पहले पैसे दो। तो एग्जांपल बिफोर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करें, मान लो ए और बी का बैलेंस है 6 लाख और 480 और इनकी पीएसआर है 3:2। अब हमने पैसा बांटना है, मंगाना नहीं है। अब पीएसआर के हिसाब से किसका पैसा ज्यादा लगा कैसे जानने? तो हम पहले क्या करते बेटा, इनकी कैपिटल को डिवाइड कर देते इनकी प्रॉफिट शेयरिंग से। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 किया तो 2 लाख आ गया, 480 डिवाइड बाय ये किया तो 240 आ गया। अब हम लोएस्ट को बेस लेंगे विच इज 240 और ये बताएंगे इनकी कैपिटल कितनी बनती है अगर मैं 2 लाख के बेस लेके करता हूँ। सो विच इज 6 लाख और 4 लाख। तो 6 लाख और 4 लाख इज द आइडियल कैपिटल जो उनकी पीएसआर में। अब जिस भी पार्टनर का पैसा इससे ज्यादा डला हुआ है उसको हम पहले पैसे देंगे। तो एक्सेस किसका है? बी का, विच इज 80। अगर सर हम अपने पास बी को बेस ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बी को बेस लो। तो 240 को अगर बेस लेते हो तो आप बोलोगे 720 ए का और 240 बी का। मुझे बस इतना बताओ, बी के केस में कोई लोचा नहीं है, आपके पास में आपने मल्टीप्लाई किया 740 और कितना आया 480, 740 और 480 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके अगर 240 को बेस लेता हूं तो अब मुझे बताओ पैसे देने हैं कि मंगाने हैं? सर पैसे देने हैं। इस केस में आप कह रहे हो बी को तो चलो दे दो पर ए से मंगाओ पहले 6 लाख थे ना उसके, 1,20,000 और मंगाओ ताकि कैपिटल पीएसआर में। नहीं, हमने पैसे देने हैं तो इसलिए हम लोएस्ट को बेस लेते बेटा, लोएस्ट को बेस लेते, तभी तो आपके लोएस्ट को बेस लेने से वैल्यू 0 आएगी जिसको बेस लिया और बाकी की पॉजिटिव में आएगी। तो वो कहने का मतलब है उस पार्टनर के पैसे बिजनेस में ज्यादा डले हुए, उसकी पीएसआर उतनी कम है तो उसको पहले पैसे दो, उसके बाद बाकियों को देना, उसके बाद बाकियों को देना। सो इससे रिलेटेड बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जिसमें हम ये चीज को समझेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे रेम्यूनरेशन वगैरह और बाकी चीजें भी आएगी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहते हैं, XYZ 3 पार्टनर्स है, उनके बीच में रेशियो है 5:4:4। बैलेंस शीट फर्म की दे दी बेटा, लायबिलिटीज है तीनों की, वाई का लोन है, ट्रेड पेबल है और एसेट्स है, जिसमें बैंक पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि जो पड़ा है पैसा वो तो पहले से ही पड़ा है। ऑन बैलेंस शीट तीनों पार्टनर डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करते। इन्होंने डिसाइड किया कि जब जब पैसा बांटेंगे, जब जब पैसा आएगा तो इसके लिए अपॉइंट किया इन्होंने जेड को, विच विल बी एक्टिंग लाइक अ थर्ड पार्टी जो काम कर रहा है एसेट्स को बेचने वगैरह का। उसे 1% ऑफ द एसेट रिलाइज की वैल्यू देंगे, कैश को ऑब्वियसली छोड़ के क्योंकि उसमें उसका कोई एफर्ट नहीं है कैश बैंक का। एंड 10% जितना अमाउंट पार्टनर्स को बांट रहे, 10% जितना अमाउंट हमने पार्टनर्स को बांटा, तो जब पार्टनर्स के ऊपर जाएंगे वो तब रेलिवेंट होगा। एसेट जो बिके 4 बार में आए, डिसोल्यूशन का खर्चा जो है बेटा वो इतना एस्टिमेट किया गया, क्रेडिटर्स को फाइनली इतना दिया। स्टेटमेंट बनाओ बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो वी हैव टू मेक द स्टेटमेंट। सबसे पहले
मैं क्या करता हूँ बेटा, हाईएस्ट रिलेटिव के हिसाब से ये निकाल लेता हूँ कि जब पार्टनर्स की बारी आएगी तो पहले किसको बाद में किसको। उसके लिए हम यहाँ पे 3 पार्टनर्स और उनकी वैल्यू इतनी इतनी है। क्या कोई रिजर्व दिए हुए? नो। लॉसेज? नो। एडवांस टू पार्टनर? नो। वो सब करने के बाद वैल्यू जानी जाती है। तो ये है 60-40-50 और रेशियो है 5-4-4। तो हम क्या करते हैं बेटा, 60-40-40 मैंने लिखा, 60-40-50 जो है, और रेशियो डाली 5-4-4। तो हम डिवाइड करते, कैपिटल डिवाइड बाय PSR। तो इसका आया 12, इसका आया 10, इसका आया 12,500। तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? Y। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 550 इंटू 4 इंटू 4। तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो उनकी PSR में हो सकती है, और जिसके बाद किसी का भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जिसको तो बेस लिया था उसको 0 हो जाएगा, बाकियों का पॉजिटिव आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पेमेंट सबसे लास्ट में जाके होगी। अभी समरी बनाएंगे। तो 50 में से 60 क्या, कितना बचा? 10। इसका तो नील, इसका 10। अब इन दोनों में पहले पैसे किसको देंगे? आप समझ रहे हैं? इन दोनों में पहले कैसे दूंगा, क्योंकि 2 है, उनकी कौन सा PSR है, PSR में फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब अलग अलग है। तो फिर से एक्टिविटी रिट्रेट करी जाती है बेटा। 5:4 से डिवाइड किया, 2000 और 2500, लोअर है 2000, तो बना कितना कितना 10 और 8000। तो फाइनली हमारे पास में क्या, ये 10 में से भी ये वाले माइनस किए तो ये वैल्यू निकल के आ गई नील और 2000। अब इसकी समरी क्या है? व्हाई वी हैव मेड दिस, व्हाई वी हैव मेड दिस। जब तक हम इसकी समरी नहीं बनाएंगे ना, हमारे को एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता बेटा। तो हम क्या करते बेटा, इसकी समरी बना लेते। XYZ पहले नंबर पे, दूसरे पे और तीसरे पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, Z को उसके 2000 दो, भाई उसका सबसे ज्यादा एक्सेस चला हुआ है। फिर X और Z को दो 10 और 8, और फिर दो 50-40-40। तो ये आपको मेथड कह रहा है, जिस पार्टनर के पैसे ज्यादा डले हुए हैं उसको पहले दो। आप टोटल देखेंगे उतना उतना ही आ जाएगा, 60-40-50। तो ये हमारा बटना है, जब तक ये नहीं बटेगा 5:4 में जाएगा, और ये वाला भी जब तक पे नहीं होगा या उसके बाद भी 5-4-4 में जाएगा। तो जिस पार्टनर का पैसा एक्सेस डला हुआ है ना बेटा, उसकी PSR को देखते हुए उस पार्टनर को हम कह रहे हैं कि पैसे तुम्हें पहले दिए जाएंगे। अब हम अपनी क्या चलते हैं स्टेटमेंट में, समरी बनाने के बाद, समरी जरूर बनाओ हमेशा, एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है। अब बेटा ये क्वेश्चन था, स्टार्ट किससे होगा? बैंक से, 1100 रुपए से। तुम्हारी स्टेटमेंट बनती है, जितनी लाइबिलिटीज होती है ना बेटा उतने कॉलम बनते हैं और एक पर्टिकुलर्स का। सो हमारे जो लाइबिलिटीज थी वो ट्रेड पेबल थे 66 जो क्वेश्चन ने दिए थे, ठीक है जी। वाई का लोन है 18, और फिर पार्टनर कैपिटल, और क्या है बेटा? पार्टनर कैपिटल 60-40-50, ठीक है ना? यस सर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, जो पैसा पहले से पड़ा था उसमें ऐड कर देंगे कितना एसेट बेच के आया, 74,600 पहली बार में। तो वो पहले इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 74,600 आया, तो इतना पैसा हमारे पास पड़ा है। पहले क्या अलग करेंगे? खर्चे और रेमुनरेशन। तो खर्चे हमने निकाल के रखे अलग से 12,000, क्योंकि खर्चे हमारे उसने दे रखे 12 निकाल के रख दिया। तो एक्चुअल में 12 लगे, पर 12 आपको निकालना पड़ेगा। और रेमुनरेशन कितने? 1% जितने में एसेट बेचे। तो बेचे तो 74,600 में, 1100 नहीं लेना, क्योंकि 1100 तो पहले से ही पड़ा था, तो 746 बना। अब ये जो भी पैसा पड़ा है वो किसको दिया जाएगा? सबसे पहले क्रेडिटर्स को, जब तक वो पे नहीं हो जाते। तो इतना क्रेडिटर्स को दे दिया। अब बढ़ते आगे, अगली बार है 69,301। तो 69,301 में सबसे पहले तो रेमुनरेशन निकल गई 1%। फिर आता है ट्रेड पेबल की बारी। फिर किसकी बारी आती है बेटा? ट्रेड पेबल की। अब ट्रेड पेबल की जो बारी है बेटा, उनका बचा कितना देना है बेटा? 3046 है, पर नो, उनको क्वेश्चन ने बोला सेटल किया 63,600 में। वो दिख रहे हैं 66,000 पे, पर 66,000 के बदले 63,600 दे रहे हैं, 2400 रुपए कम दे रहे हैं। तो आप 2400 रुपए कम पे करेंगे तो वो आपके पास में पेमेंट जाएगी 646। तो पेमेंट आपकी बैलेंस दिख जाएगा 2400, जो एक तरीके का फायदा हो गया। उतना पैसा कल को ज्यादा मिलेगा ना पार्टनर्स को। तो हम अल्टीमेटली पैसे वाली अप्रोच से जा रहे हैं। अब अगली बारी किसकी है बेटा? हमारी वाई की। तो वाई को लोन दिया 18,000, तो वो पे हो गया। अब इतना बचा। अब ध्यान से, अब वो कहते हैं जितना पार्टनर दोगे उसका भी 1% रेमुनरेशन है, उसका भी आपके पास में 10% रेमुनरेशन उसने बोली है, जितना भी पार्टनर्स को दोगे। तो बेटा अब यहाँ पे मेरे पास पैसे पड़े हैं, मान लो मेरे पास 100 पड़े हैं, मैं 10 पार्टनर को 10 रेमुनरेशन निकाला तो 90 बटेंगे ना पार्टनर को, पर उसमें जितना दोगे उसका।
यानी कि अगर मेरे पास 100 देना है पार्टनर्स को तो 10 रेम्यूनरेशन आ गई, तो मेरी जेब में कितना होना चाहिए 110। तो अब ये 110 रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें से रेम्यूनरेशन 10 अलग करनी है। तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट बचा बेटा उसका 10/110 करेंगे, क्योंकि इतनी रेम्यूनरेशन निकलेंगे और इतना बांटोगे तो इसका 10% बन गया ना भाई। बांटोगे जितना उसका, जिसको भी बांटो XYZ में से, पर जितना बांटोगे उसके हिसाब से। अब हमारे पास में सबसे पहले किसको देंगे, Z को हमारे 2000, तो ये पे हो गया। फिर X और Z को 10 और 8, इतना पैसा पड़ा है, यस सर 18,000 दे दिया। अब टेंशन की बात नहीं, क्योंकि जैसे ही एक्सेस पे हुए उसके बाद तो PSR में चलते जाएगा 544, तो 544 में पे कर दिया और ये ड्यूज आ गए बैलेंस। अब ये बार बार करनी है एक्टिविटी जब तक खत्म नहीं हो जाता क्वेश्चन। अगली बार कितने पैसे आए 40,000। 40,000 में से बेटा हमने क्या किया, 40,000 में से पहले रेम्यूनरेशन निकाली, कौन सी वाली सर 1% एसेटलाइज की। अब इतना पार्टनर्स में बांटना है तो उस पे से जितना बांटोगे उसके ऊपर है, तो 10/110 हो जाएगा, तो इतना बटेगा। और ये बटा किस रेशियो में 544 में, 544 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इतना इतना पैसा देना बाकी रह गया, बाकी जो बैलेंस ड्यू है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट बेटा कितना है 28,000, तो 28,000 में से पहले 1% रेम्यूनरेशन निकली, अब हमारा इतना है। अब क्या कोई खर्चे में सेविंग या एक्स्ट्रा की बात करी, नो। अगर खर्चे में कोई बोलता सेविंग होगी तो इतना यहाँ ऐड हो जाता 27,000, और अगर एक्स्ट्रा लगा तो माइनस हो जाता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास में रेम्यूनरेशन निकाले इसका 10/110 करके, इतना बचा, इतना पे करा पार्टनर्स में और क्वेश्चन खत्म। मतलब इतना इतना अनपेड है, इतना इतना पैसा उसे कम मिल रहा है, इतना इतना पैसा उन्हें कम मिल रहा है। ये हमारा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट रिलेटिव। पर यहां पर बेटा कई बार ऐसे भी होता है, हाईएस्ट रिलेटिव की बात कर रहा हूं, अगर कोई एसेट टेकन ओवर बेसिकली बाय पार्टनर, अगर कोई एसेट बेटा पार्टनर टेक ओवर करके लेके जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो उससे आपकी सीक्वेंस हिल जाती है। भाई देना था 5,000 लेके चला गया 20,000 की चीज, तो उस केस के अंदर में क्या करना है बेटा आपको, टेकन ओवर के बाद मैंने हिंदी को भी इंग्लिश में लिख दिया, टेकन ओवर के बाद मेक दी टेबल अगेन। सर कौन सा टेबल बेटा, ये हाईएस्ट रिलेटिव का ये वाला टेबल। तो टेकन ओवर के बाद हमारी क्योंकि सीक्वेंस में बदल आ गया, तो आपको टेकन ओवर का टेबल दोबारा बनाने में कितना कितना बैलेंस बचा, अब किसको पैसे बांटने, क्योंकि हमें नहीं पता, सीक्वेंस हिल जाती है टेकन ओवर की वजह से, सो हमें टेबल दोबारा बनाना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टडी मैट में भी, जैसे जो भी है, बट वो अभी हम क्या है हर टाइप का मैं एक एक कराऊंगा बेटा, दो दो कराऊंगा तो समय पे कैसे खत्म कर पाएंगे हम रिवीजन, ठीक है ना। तो पॉइंट बताते जा रहा हूँ, सो डोंट वरी, पॉइंट बताते जा रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट हमारे पास 2 बार बनता है टेबल, कब, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके चले जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जिससे सीक्वेंस हिल जाती है, ठीक है ना। देन बेटा अगला हमारा आता है मैक्सिमम लॉस मेथड की हम बारी करने जा रहे हैं ना। इसमें क्या है, बैलेंस शीट दे रखे मान लीजिए ABC की, जब डिसाइड किया फॉर्म बंद करने की, एसेट्स और कैश है, क्रेडिटर ए लोन कैपिटल है, ये पैसा आ रहा है इतना इतना और लास्ट वाले में इतना है सेविंग मिला के। रियलाइजेशन का खर्चा उम्मीद करी 500 पर अल्टीमेटली हुआ सिर्फ 400। बताओ कैसे कैश बांटा जाएगा अगर प्रॉफिट लॉस की रेशियो है 2:1। मैक्सिमम लॉस मेथड से बताना। सो वी हैव टू मेक मैक्सिमम, अप्लाई मैक्सिमम लॉस मेथड नाउ। अब ये लॉ मेथड का रिलेवेंस कब आएगा सर, तब आएगा जब पार्टनर्स की बारे में। तो पार्टनर्स तक तो नॉर्मल चल रहा है ना क्वेश्चन, यस सर पार्टनर्स तक क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है। सो हमारे पास में सबसे पहले हमने डाल दिया बेटा कितना कितना देना है, तो ये सारी आपने आउटसाइडर लायबिलिटीज और पार्टनर्स कैपिटल के नाम लिख दिए, 2,000, 5,000, 15, 18 और 9, ठीक है ना। जो अमाउंट अवेलेबल है उसे अलग से चाहे कॉलम ना बनाओ, वो पर्टिकुलर वाले में लिखते जाओ ना, वो चाहे अलग कॉलम में बनाओ जैसे भी आपको ठीक लगता है, पर ये 5 कॉलम और 1 कॉलम पर्टिकुलर तो आएगा ही। अब हमारे पास बेटा पहली बार में कितना पैसा पड़ा है 500, एसेट बेच के कितना आया 1,000, और इसमें से भी हमने खर्चे को एस्टिमेट करा 500, तो वो अलग कर दिया, तो बांटने के लिए कितना है 1,000। सर 400 का पता कब चला, वो चलेगा लास्ट में जाके, उतने से लास्ट में फायदा हो जाएगा तो कैश बढ़ जाएगा, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो अभी हम कितना बांटेंगे 1,000, और वो किसको ही जाएगा क्रेडिटर्स को। तुम्हारा 15 तो मतलब 500 गया 1,000, और वो क्रेडिटर्स को ही दिया 1,000।
जब तक क्रेडिटर्स पे नहीं होंगे तब तक पार्टनर लोन पे नहीं जाएंगे ना। और अगर एक से ज्यादा होता जैसे हमने पहले ही बात की थी तो बेटा उनकी रेशियो मानते हैं। फिर अब बारी आ रही है बेटा 3000 मिले तो 3000 किसको जाएंगे, 3000 में से 1000 गए क्रेडिटर को जो उनका था वो खत्म हो गया, और 2000 गए ए के लोन को, 2000 गए ए के लोन को, सो उसका बैलेंस आ गया। फिर अगली बार आ रहे 3900, तो 3900 में से 3000 किसको गए, लोन को। अब आपके पास मुद्दा आता है कि 900 बचा है, 900 रुपए बांटने हैं और हमें नहीं पता किस पार्टनर को पहले बांटना है किसको बाद में। सो कैसे किया जाएगा, किस पार्टनर को पहले किस पार्टनर को बाद में, तो कैसे किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हमारा मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड। ये कहता है हम ये देखते हैं हमने देना कितना कितना है। सो हमने टोटल में 42 देना है बेटा, 15, 18 और 9। यहाँ पे हर डिस्ट्रीब्यूशन का अलग वर्किंग नोट बनता है, 900 रुपए बांटने हैं ना। अब अगर मैं ये कहता हूं मान लो ये लास्ट बार पैसे आए, मान लो ये लास्ट बार पैसे आए, तो हाउ मच इज द मैक्सिमम लॉस जो आपकी एंटिटी को हो सकता है। सर 42 देना है टोटलिटी में, 900 पड़ा है, सो 42,000 माइनस 900 और उस लॉस को 2 to 1 में बांट दीजिए। सो हमने उसको 2 to 1 में बांट दिया और फिर पता कर लिया उस 900 का इंपैक्ट। तो जिस जिसका प्लस आ रहा है मतलब उसको देना है, तो इसको 900 देना है, इसको इतना देना है और ए से मंगाना है। बेसिकली आपके पास में टोटल में 900 है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ आपके पास में बी और सी है और ए है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं बी और सी को तो देना है, ए से मंगाना है। पर बेटा ए क्या लेके आएगा घर से सब देने की बात हुई, मंगाने की बात नहीं। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लगा देते हैं, अपना इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का रूल विच इज गार्नर वर्सेस मरे। तो लेके तो आने नहीं वाला, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो बॉन्ड करेंगे बाकी पार्टनर्स अपनी कैपिटल रेशियो में। तो हमारे पास में जो डेफिशिएंसी ऑफ ए है वो बी और सी बॉन्ड करेंगे किस रेशियो में, अपनी कैपिटल में, विच इज 18:9। तो वो इतना इतना हुआ, इसका प्लस हो गया 1440, तो ये नील हो गया और इनको इतना इतना बढ़ जाएगा 600 और 300। अगर सारे ही पहले पॉजिटिव आ जाते फिर वहीं खत्म था, फिर तो उतना उतना ही बांट दोगे ना अगर सारे पहले पॉजिटिव आ जाते बेटा, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमारे पास में एक नेगेटिव आया, तो नेगेटिव मतलब वो पैसे लेके नहीं आ रहा, तो उसकी डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेंगे, बाकी बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स किसमें, अपनी कैपिटल रेशियो में, ठीक है ना। वो बांटा और 600 300 आ गया। सो हमारी स्टेटमेंट में ये इनको 600 और इनको 300 चले जाएगा, ठीक है ना। अब इतना इतना पैसा बचेगा इस इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है ना। फिर बेटा हमारी अगली इंस्टॉलमेंट आती है। अगली इंस्टॉलमेंट कितने की, अब 6000 की। अब बेटा हमें 6000 बांटने, देना है कुछ इतना इतना। अब हमें 6000 की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देना है ए बी सी, टोटल में हो गया 41,100। अब मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो क्या बोलेंगे, कितने का लॉस हो गया सर, 41,100 माइनस तो 35,100 और इसे किस में बांटा, 2 to 1 में। अब सारों का ही प्लस आ गया तो मतलब उतना बांट दो, सारों का ही प्लस आ गया तो उतना क्या कर दो, बांट दो। तो 960 3360 1680, सो ये 960 3360 1680 और इतना इतना देना आ गया। और फिर लास्ट बारी में बेटा क्या है, 20,100 रुपए है और उसमें सेविंग पहले से ही जुड़ी हुई है। नहीं लिखता तो हम पक्का 100 रुपए ऐड करता, क्योंकि आपने निकाले थे 500 रुपए, 100 की सेविंग हो गई, क्योंकि खर्चा 400 का लगा था ना बेटा सिर्फ, तो 100 की सेविंग है वो लास्ट वाले में ऐड होती है, जब तक क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं बोलता। यहाँ पहले से उसको ऐड करने के बाद है तो कुछ नहीं बोलना। तो 20,100 बांटना है, तो हमारे को देने कितने, 35,100, पड़े कितने 15,100 और 21,100, तो लॉस कितने का हो गया 15,000 का, जिसे 2 to 1 में बांटा और आपके पास में पता चल गया ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो अगर एक बार बेटा वो सारे पॉजिटिव आ गए तो बची वैल्यू आपकी क्या है, पीएसआर में। तो देना भी पीएसआर में है, लॉस भी पीएसआर में, तो बटेगा भी तो पीएसआर में, तो वही हो रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पीएसआर में हो गई और बाकी अनपेड अमाउंट रहेगा, जितना इतना उनको लॉस हुआ इतना पैसा उनको कम मिला, इतना पैसा उनको कम मिला, विच इज द काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन लॉस। जो आप रियलाइजेशन बना के निकालते हो कि इतना पैसा कम मिल रहा है, प्रॉफिट होता है कि ज्यादा मिल रहा है, तो एक तरीके से वही चीज हो रही है यहाँ पे भी, वही चीज हो रही है। पर यहाँ पे क्या टुकड़ों में एक एक करके बांटते जा रहे, एक हाईएस्ट रिलेटिव मेथड था और एक मैक्सिमम लॉस मेथड था, जिससे हमारे पास बेटा ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। यस सर, ये वाली बात हमारे पास में क्लियर हुई। यस सर, ये बात तो हमारे को समझ आ जाती है, क्लियर हो जाती है। देन बेटा हमारे पास में जो अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा, थर्ड कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, वो है हमारे पास में सेल ऑफ बिजनेस टू कंपनी
या कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी। तो बेसिकली क्या होता है, जो फर्म का बिजनेस है उसे कंपनी को बेचा जा रहा है, या तो हमने बेचा या उसने हमने टेक ओवर किया, बात एक हुई है जी। इसमें फर्म तो हमेशा ही हमेशा बंद हो रही है बेटा, फर्म तो क्लोज हो ही रही है, वो डिसॉल्व हो रही है, बट कंपनी कैन बी अ न्यू कंपनी और कंपनी कैन बी एग्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी नई भी बन सकती है, बेसिकली न्यू बन सकती है। तो फर्म से कंपनी बनी है, न्यू कंपनी बनी है, वो अभी पहली बार इनकॉर्पोरेट हो रही है, या पहले से कोई कंपनी चल रही थी उसने बिजनेस को खरीदा तो वो टेक ओवर हो गया। सो बेसिकली क्या है, आपका जो बिजनेस है बेटा एबीसी एंड कंपनी जो फर्म है वो ट्रांसफर हुआ किसको, या तो कंपनी न्यू बनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनर डिसाइड किया कंपनी बनाते हैं, या एक पहले से कंपनी चल रही थी एक्स लिमिटेड उसने खरीद लिया। बिजनेस ट्रांसफर करने का बेटा मतलब हमेशा क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाना। और जब भी बिजनेस एक कंपनी खरीद रही है, चाहे वो जो मर्जी केस हो, न्यू है कि जो भी आपके पास पहले से, वो जब बिजनेस खरीदा जा रहा है बेटा तो वो एक दाम लगा रही है उस बिजनेस का, उस दाम को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि जिस वैल्यू पे एसेट लायबिलिटी जा रहे हैं जिसके बदले वो कंसिडरेशन देगी, तो वो होता है परचेज कंसिडरेशन, वैल्यू एट विच बिजनेस इज परचेज। जिसे निकालने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक होता है बेटा नेट पेमेंट मेथड और एक होता है बेटा नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड क्या बोलता है, नेट पेमेंट कहता है कंपनी जोन सी चीजें दे रही है सारी ऐड कर दो। नेट पेमेंट मेथड क्या बोलता है, कंपनी जोन सी चीजें दे रही है सारी चीजें ऐड कर दो, सीधा ऐड करोगे तो आके निकल जाएगा आपके पास में, विच इज शेयर, डिबेंचर्स, कैश, जो भी है सब ऐड कर दीजिए, आपके पास पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू में बिजनेस को खरीदा। और नेट एसेट मेथड क्या होता है, जब आपको ये नहीं बताता कि वो क्या क्या चीजें दे रही है, पर बताते हैं शेयर दे रहे कितने, ये नहीं बताया डिबेंचर्स कितने, मतलब मिसिंग है, तो आप अपने पास नेट एसेट लगाते हैं। तो बेटा इसे शॉर्ट में मैं नेट पेमेंट मेथड बोलता हूं एनपीएम, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं एनएएम। पर ये लगेगा ही तब जब एनपीएम नहीं लग सकता, ये लगेगा ही तब जब एनपीएम नहीं लग सकता, मतलब नेट पेमेंट मेथड नहीं लग सकता तब नेट एसेट मेथड लगता है। और ये कैसे निकलता है भाई, तुम्हारे बिजनेस की वर्थ बनती कितनी है, विच इज एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज करके निकाला जाता है। टेकन ओवर वैल्यू पे अगर किसी की टेकन ओवर गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू ले लेते हैं अलग से, ठीक है ना, और इसमें कैपिटल रिजर्व कभी नहीं आते, ठीक है ना। तो अगर टेकन ओवर वैल्यू गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू आपके पास बेसिकली ली जाएगी, लेते हैं टेकन ओवर वैल्यू, ठीक है ना। फर्म की बुक्स में क्या होगा सर, फर्म की बुक्स में फर्म बंद हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट ही बनेगा जो पहले भी बन रहा था, पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सारे एसेट ट्रांसफर होंगे बेटा इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू पे, चाहे टेकन ओवर है चाहे नहीं है, हम यहाँ लिख रहा हूँ, चाहे कई बार होता है कंपनी लेके जा रही है, कई बार कुछ छोड़ के जा रही है, तो उसमें क्या कैश एंड बैंक नहीं जाना, लॉसेज एडवांस टू पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर में चलेगा। पर कैश एंड बैंक एक्सेप्शन है, कैश एंड बैंक बेटा नॉर्मल डिसोल्यूशन में आप लेके नहीं जाते थे क्योंकि वो अलग से पड़ा होता, वो बेचा थोड़ा जा रहा है कोई अलग से, वो तो नगद है जी 20,000 पड़े, जो कैश है वो तो साफ दिख रहा है बैंक में पड़ा। बट यहाँ पे अगर तो हमारा कंपनी लेके नहीं जा रही कैश एंड बैंक, तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, फिर वो कैश एंड बैंक अकाउंट अलग से पड़ा है, क्योंकि फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कंपनी लेके जा रही है कैश एंड बैंक को भी, तो फिर वो रियलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि उसे भी तो खत्म करना है, वो अलग से पड़ेगा क्या करना है, वो भी तो कंपनी लेके जा रही है जिसके बदले कंसिडरेशन देगी। तो ये यहाँ तभी ट्रांसफर होगा अगर टेकन ओवर है, अगर टेकन ओवर नहीं है फिर तो अलग से पड़ा, फिर थोड़ा ना रिलाइज होगा, पर बाकी एसेट तो रिलाइज होंगे ना। तो सारे एसेट के लिए टेकन ओवर और नॉट, बट कैश के लिए एक्सेप्शन है, तभी ट्रांसफर होगा अगर टेकन ओवर है, तभी ट्रांसफर होगा टेकन ओवर है। फिर आती है बेटा सारी लायबिलिटीज आउटसाइडर, किस पे बेटा, आउटसाइडर लायबिलिटीज अगेन इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू वेदर टेकन ओवर और नॉट। क्या क्या नहीं आया, कैपिटल, करंट, रिजर्व, प्रॉफिट और पार्टनर लोन, अगेन वही रूल है जैसे कैश एंड बैंक का था, अगर टेकन ओवर नहीं है तो अलग से हम पे करके दिखा देंगे, ठीक है ना, पर अगर टेकन ओवर है फिर तो क्लोज करना है, फिर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ना बाय कैश टू कैश नहीं आ रहा, यहाँ कंपनी ने आपका बिजनेस खरीदा एक वैल्यू पे, जिसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, तो वो आ जाता है बेटा बाय परचेजिंग कंपनी लिमिटेड, जिस वैल्यू पे बिजनेस खरीदा, परचेज कंसिडरेशन। तो एंट्री क्या डाली, परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, जिस वैल्यू पे बिजनेस खरीदा, और उसके बदले वो कंपनी हमें क्या दे रही है, सच शेयर, डिबेंचर्स, कैश जो भी आ रहा है उस कंपनी के हमारे पास में टू परचेजिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये सारी चीजें हमें अपने पास में उस कंपनी से मिल रही है, परचेजिंग कंपनी से, ये सारी चीजें आ गई। सर ये बांटा कैसे जाएगा शेयर डिबेंचर्स, ये क्वेश्चन बताता है, हमेशा एक तरीका बताएगा कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ कैश नहीं आ रहा, शेयर डिबेंचर आ रही, तो पार्टनर में कैसे बांटा जाएगा वो क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। अब अगर कोई एसेट और लायबिलिटी बाय चांस टेक ओवर नहीं किया, मान लो डेटर नहीं लेके जा रहे, मान लो मशीन नहीं लेके जा रहे, तो उसे अलग से रियलाइज करोगे, या कोई लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं है तो उसको अलग से पे ऑफ करोगे, तो वो तभी आएगा अगर टेकन ओवर नहीं है, तो बाय कैश में या पार्टनर कैपिटल, अगर जो टेकन ओवर नहीं थे उन्हें रियलाइज कर रहे हो,
और ऐसे 2 कैश बैंक पार्टनर कैपिटल जो लायबिलिटी चेक करूंगी ना पे कर रहा है। फाइनली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, जो कि पीएसआर में बढ़ जाएगा, जो कि किस में बढ़ जाएगा बेटा, पीएसआर में। तो मैंने आपके लिए पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिया हुआ है, जिससे आपको कोई आपत्ति कंफ्यूजन नामक चीज ही ना हो, ताकि हमें बेटा कोई प्रॉब्लम वाली नाम चीज ही ना आए। ये हमारा क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी फर्म की बुक्स के लिए मदद करता है, फर्म की बुक्स के लिए मदद करता है। को पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं कंपनी की बुक्स वाला पार्ट भी आपको सिखा दूंगा एंट्रीज, बट वो चांसेस कम होते हैं उसके, बट फिर भी हमें बेटा आना चाहिए कंपनी की बुक्स में। अभी मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ रहा है बेटा, यश, तानिश और रुचिका प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे बेटा किस रेशियो में, 3:1 में। बैलेंस शीट फर्म की दे रहा है, जिसके अंदर में फिक्स कैपिटल जो है यश, तानिश, रुचिका की तीनों की दे दी, और करंट अकाउंट दे दिए यश और रुचिका का। अनसिक्योर्ड लोन है और करंट लायबिलिटीज है, इधर एसेट्स है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स है, स्टॉक, डेटर, बैंक, और करंट अकाउंट तानिश का डेबिट है। वैसे अगर बोलूं तो पहला कार्य हमेशा एक ही होता है, वो क्या होता है, एसेट लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना। बट फिर भी कैश एंड बैंक जानने के लिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ट्रांसफर होगा कि नहीं। 1 अप्रैल को सारे पार्टनर्स ने एग्री किया कि एक न्यू कंपनी बनाएंगे, वाइट एयर प्राइवेट लिमिटेड, जो टेक ओवर करेगी फर्म को गोइंग कंसर्न गुडविल मिला के, बट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो गुडविल के अलग से जो कंसिडरेशन देनी है वो तो दे ही देंगे, बट कैश एंड बैंक नहीं जाएगा। कैश एंड बैंक नहीं जाएगा तो अलग से पड़ा, वो कैश एंड बैंक अकाउंट में दिखेगा। वो कहाँ दिखेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में। तो क्या हम अपने पास में पहले ट्रांसफर करके छोड़ सकते हैं, यस, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, आप ट्रांसफर करके छोड़ दीजिए। सारी चीजें कैश एंड बैंक अकाउंट में दिखेगी, क्योंकि वो टेकन ओवर नहीं है। बाकी सारी चीजें बुक वैल्यूज कहाँ चलेगी, रियलाइजेशन में, और बाकी सारी चीजें आप सेट करके रख दोगे। सो एक एक करके अगर हम देखें, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास में रियलाइजेशन ये रहा बेटा, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। देन स्टॉक डेटर्स, फिर आपके पास इधर से आया अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटीज, 15 और 15, तो ये आ गया 15 और 15। जो कैपिटल और करंट अकाउंट की चीज है वो कहाँ चली जाएगी, बेसिकली कैपिटल अकाउंट में, 50, 20, 10। तो ये आ गया कैपिटल अकाउंट में 50, 20, 10, और करंट अकाउंट भी यहीं आ जाएंगे, यस सर, क्योंकि फॉर्म तो बंद ही हो रही है। 6-4 क्रेडिट है और ये 10 डेबिट है, 6-4 क्रेडिट है और 10 डेबिट है बेटा। और जो कैश एंड बैंक है वो एज इट इज पड़ा है बेटा 12,500, और वो टेकन ओवर नहीं था तो वो सीधा आ गया, यहीं पे आ गया 12,500। अब आपके बिजनेस को टेक ओवर करा जा रहा है, सबसे पहला कार्य क्या होता है सर, पता करना परचेज कंसिडरेशन कितनी, किस वैल्यू पे खरीदा, किस वैल्यू पे खरीदा है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कौन सा मेथड लेगा, नेट पेमेंट, नेट एसेट। तो यहाँ पे कह रहा है मैटर्स क्या, गुडविल की वैल्यू लगानी है बेटा, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट गुडविल के लिए जो लेना है वो 20,000 लेना है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लेना है, 17.5% ऑफ फिक्स कैपिटल। तो बेटा इन तीनों पॉइंट से क्या निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पहले तो गुडविल निकालो, और कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मेरे प्यारे बच्चों वो कैसे होता है सर, एवरेज माइनस नॉर्मल और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने दे दिया 20,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना, फिक्स कैपिटल का 17.5%। तो बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास में एक्चुअल प्रॉफिट तो दे ही दिया, एवरेज प्रॉफिट, फिक्स कैपिटल 80 है, उसके 17.5% आ गया ये, और ये आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 किया तो गुडविल आ गई, 6,000 इंटू 3 गुडविल, 6,000 इंटू 3 गुडविल आ गई। तो ये गुडविल की वैल्यू आ गई, यस सर, जो लगाई जाएगी। बाकी सारे एसेट लायबिलिटीज कह रहा है सेम वैल्यू पे ही आएंगे, मतलब और किसी का कोई चेंज नहीं है, सिर्फ गुडविल के अलग से आ रहे। पर कहते हैं परचेज कंसिडरेशन पार्टली शेयर्स में है, पार्टली आपको कैश में। बताया ही नहीं कितने शेयर कितना कैश, तो कौन सा मेथड सर, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में सारे एसेट लायबिलिटीज है, टेकन ओवर वैल्यू नहीं दिया, बुक वैल्यू उसने क्लियर ही कर दिया पॉइंट नंबर डी में कि सबकी बुक वैल्यू गुडविल के नाम के अलग से आएंगे, गुडविल के नाम के अलग से आएंगे। तो वो हम अपने पास में डाल सकते हैं, गुडविल रियलाइज अपने पास निकाल सकते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो गुडविल के नाम के बेटा जो 18 अलग से आ गए। एसेट साइड सारी आएगी, उसमें से 2 चीजें नहीं थी, आप चाहे एक करके डाल दो। तो 120 टोटल था, और इसमें से कैश एंड बैंक नहीं आया एक तो, और करंट अकाउंट नहीं आया, 12,500 और 10, तो बाकी तो सारी चीजें आ गई ना। सो एक बीच में से 12,500 और 10 माइनस हो गया, और गुडविल का ऐड हो गया। बेटा ये हमारी वैल्यू जो बनेगी इतनी को अगर मैं बोलता 12,500, 1,20,000 में से 12,500 माइनस हो और 10,000 माइनस हो, तो 97,500 ये बनता है, और 18,000 ये, तो 1,15,500
और लाइबिलिटीज 2 थी बेटा विच इज 15 और 15, तो 85,500 बनी। ये हमारी परचेज कंसिडरेशन, ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है। और इसके बदले बेटा 2 चीजें आ रही है, कुछ शेयर्स आ रहे हैं और कुछ कैश आ रहा है, जो कि बताया नहीं कितने शेयर्स कितना कैश। अगर बोल देता कुछ शेयर्स है 50,000 तो बाकी कैश हो जाता। एसेट्स में बस ध्यान रखना है, सारे आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा लेने हैं गुडविल, लायबिलिटी सारी आ रही है और सबकी वैल्यू किस पे आ रही है, बुक वैल्यू पे कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ ही जा रहा है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, बाय परचेजिंग कंपनी जो है बेसिकली YTR प्राइवेट लिमिटेड 85,500, और वो YTR प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 85,500 कंपनी का ड्यू किया। अब बेटा हमारे पास में क्या है, उसने रियलाइजेशन के खर्चे भी बताए थे, कितने हो रहे हैं 5,000 के। कोई ऐसा एसेट लायबिलिटी तो है नहीं जो टेकन ओवर ना हो, तो सब कुछ ही जा रहा है जो हमने ले लिया पीसी में। एक रियलाइजेशन के खर्चे 5,000 और है, बस वो भी डाल दो, तो ये हमारे खर्चे आए 5,000 के, ठीक है जी, और ये बैंक से कम हो गया, यस सर, और हमारा प्रॉफिट लॉस आ जाएगा विच इज 13,000 रुपये, और ये रेशियो बढ़ गया 3:1 में, जो इन पार्टनर्स की रेशियो है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे ना बहुत आसान होता है, जब भी सारे एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे जाते हैं। तो प्रॉफिट आने का कारण क्या है बेटा, प्रॉफिट आने का कारण है एक जो वो आपको गुडविल के 18 अलग से दे रहे हैं, और एक जो आपका खर्चा हुआ 5,000 का एक्स्ट्रा, तो आपका 13,000 का प्रॉफिट भी मैच हो जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट कहाँ चला गया, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल। अब सवाल उठा हमारे को ये पता करना है कितने शेयर कितने कैश, तो उसका हिंट क्या दे रखा है, तो वो कहता है बेटा यश और तानिश तो कंपनी में शेयर्स लेंगे, इंटरेस्ट चाहूंगा किसमें 3:2 में, तो वो 3:2 में शेयर्स को बांटेंगे, जो भी शेयर्स होंगे, तो वो तो पता ही नहीं कितने शेयर है। और रुचिका ने कहा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगी आफ्टर टेकिंग हर शेयर इन कैश। रुचिका नहीं, कंपनी में पार्टनर नहीं, शेयर होल्डर नहीं बन रही, तो वो अल्टीमेटली क्या है, रिटायर हो रही है, और वो कह रही है मेरे को सिर्फ कैश दे दो, मेरे को सिर्फ कैश दे दो। तो अब यानी कि हम रुचिका को क्लोज कर सकते हैं, यस सर, तो रुचिका को क्लोज करो, सारी वैल्यू डाली, ये क्या आया 2 बैंक। जैसे 2 बैंक डाला बेटा, नंबरिंग कर देते, नंबर 1 है, तो आपने यहाँ पे डाला। अब आपको शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल कहाँ से मीट हो रही होगी, जो कंपनी से आया होगा, तो ये आपके पास में नंबर 2 है बैलेंसिंग फिगर। और अब इतना अगर कैश आया तो बाकी क्या आया, शेयर्स आए कंपनी के, नंबर 3 बैलेंसिंग फिगर, नंबर 3 बैलेंसिंग फिगर। तो वो लिंक है, पहले पता किया कितना कैश दे रहे उस पार्टनर को, कैश में गए वहां पता चला कितना कम पड़ रहा है, तो वही कंपनी से आया होगा, और बाकी आपके शेयर्स आ गए, तो रिवर्स वे में निकाला, बताया नहीं ना उसने, बताया नहीं उसने। और फिर आपके पास बेटा जो हमारे पास में शेयर्स है वो उनके बीच में किस रेशियो बांट दिए, सर उसने कहा था कि शेयर्स जो है 3:2 में बांटना, तो 3:2 में शेयर्स को बांट दिया इतना इतना। तो किताबें आइडली क्लोज हो जाएगी, बट उसमें अगर डिफरेंस आएगा तो दोनों में सेम आएगा बेटा, एक ने लेने एक ने देने, तो आप या तो बाय कैश 2 कैश कर दो, या दोनों पार्टनर्स का नाम लिख दो, तो आप बाय यश कैपिटल 2 तानिश कैपिटल कर दो, इतना इतना। ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, सर कहां से आई बैलेंसिंग फिगर, बेटा कॉलम को क्लोज करेंगे तो आ जाएगा। आप बाय कैश 2 कैश भी लिख सकते हो, बट आइडली इंस्टीट्यूट क्यों नहीं इसमें बाय कैश 2 कैश लिखता क्लोज करने के लिए, क्योंकि बेटा पहले ही कैश अकाउंट बन चुका है, तो आप कैश में फिर से कैसे डालोगे, कैश से ही तो पता किया था कितना कैश आ रहा है, फिर कितने शेयर्स आ रहे हैं, इसीलिए तो हमारे पास, इसलिए हमने पार्टनर्स के नाम से कर दिया, आपस में आउट ऑफ द बुक सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में ये वाला बेटा आपके पास जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर में अच्छा पॉइंट था पहले नेट एसेट मेथड लगना, गुडविल निकालना, लास्ट में सेटलमेंट होना पार्टनर्स वगैरह की, वो सारी चीजें, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी था ना बेटा। अगली एक चीज आती है बेटा, यहाँ पर में हमें समझना, फर्म और कंपनी के बीच में कुछ थोड़ी सी चीजों में सेम चीजें होती है, हमें वर्ड्स अलग अलग होते हैं बट वो सेम है। फर्म में बेटा क्या मिलता है, IOC, जो कि एक फिक्स रेट पे मिलता है। कब मिलता है, अगर प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट बांटने से पहले IOC दिया जाता है फिक्स रेट पे, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो PSR बांटते हैं। इसके विजाविजी कंपनी में क्या मिलता है बेटा, इसके विजाविजी कंपनी में मिलते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको डिविडेंड पहले दिया जाता है, फिक्स रेट पे दिया जाता है, और प्रॉफिट होता है तो ही दिया जाता है। तो जो फर्म में IOC है वही कंपनी में क्या कहलाया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड एक तरीके से। और जो बचा हुआ प्रॉफिट जैसे फर्म में किसमें बनता है, PSR में, वैसे कंपनी के अंदर में वो किसको भी दिया जाएगा, इक्विटी वालों को। किस तरीके से, सर जितने जितने शेयर जिसके पास है, तो वो इक्विटी शेयर्स की रेशियो डिफाइन द रेशियो ऑफ ओनरशिप। तो बेसिकली अगर मुझे ये बोला जाता है कि आपने सेम प्रॉफिट रेशियो कंपनी में मेंटेन करनी है,
अगर मुझे सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपनी में मेंटेन करनी है ना बेटा, तो मैं इक्विटी शेयर दूंगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के देने से सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन होगी। अगर मुझे कहा जाता है आपने सेम आईओसी मेंटेन करना है, तो मैं अपने पास मेरा प्रेफरेंस शेयर दूंगा। तो उसकी वजह से ये पॉइंट सीख रहे हैं। अब यहाँ पे आज तक इससे रिलेटेड बेटा 2 ही क्वेश्चन बने जिनमें पॉइंट आया, मैंने उन पॉइंट्स को अलग से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन करके हम टाइम क्यों खराब करेंगे, तो मैंने उतने ही पॉइंट को आपके लिए यहाँ डाल के रख दिया। तो मान लीजिए बेटा हमें क्वेश्चन कहता है सेम पीएसआर मेंटेन करनी है और जो बचा रह जाएगा उसके बदले प्रेफरेंस शेयर इशू कर देना अगर जरूरत पड़े, ठीक है। पीएसआर 3:1 है, इतना इतना पैसा पार्टनर्स को देना है, तो टोटल में हो गया 190 और 190 परचेज कंसिडरेशन है। अब मुझे कहा गया आपने सेम पीएसआर जो है मेंटेन करनी है किसमें, कंपनी में, और अगर जरूरत पड़े तो आप अपने पास प्रेफरेंस, हमने देने की बात करनी है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटा हम पहले क्या करेंगे, अपने पास जो हाईएस्ट एलटीव सीखा था वो वाली चीज लगाएंगे। तो हम 3:1 से डिवाइड करेंगे, जो लोएस्ट आएगा उसको बेस लेंगे, उसको बेस लेके पता करा कि इतनी वैल्यू के क्या दिए जाएंगे, टेकिंग एज बेस इक्विटी शेयर्स इन पीएसआर, तो वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर इस रेशियो में। तो 3:1 में आ गए इतने इतने इक्विटी शेयर, और जो जरूरत पड़ेगी बाकी के बदले क्या दे दिए, प्रेफरेंस शेयर दे दिए। बैलेंसिंग फिगर 5 और 5। सर हाईएस्ट को बेस क्यों नहीं लेते, वो इसलिए क्योंकि आपके पास बेटा सिंपल सी बात है, हमने देनी है चीजें, मंगानी थोड़ी ना। सर 190 को 3:1 में बांट देते, अरे भाई बात समझो, फिर तो माइनस आ जाएगा ना किसी ना किसी का। मुझे प्लस की दिक्कत नहीं, उसके लिए प्रेफरेंस, माइनस में उसे कैश लेके आना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं बोला गया। मैं बोला इक्विटी दो और प्रेफरेंस अगर जरूरत पड़े तो। ये प्रेफरेंस का बेटा जो रेट होता है ना, अलग से अगर क्वेश्चन नहीं देता और बाय चांस वो आईओसी का रेट देता है, तो इनके रेट होता है जो फर्म आईओसी दे रही होती है, वही वाले रेट के इन्हें प्रेफरेंशियल दिए जाते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा हमें आता है जहां क्वेश्चन बोलता है बेटा कि हमें सेम राइट्स आईओसी के मेंटेन करने और सेम पीएसआर मेंटेन करनी है कंपनी में। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कुछ इतनी है, पीएसआर इतनी, आईओसी का रेट 10% और परचेज कंसिडरेशन इतनी है, और ये हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है ड्रॉइंग से पहले। मतलब क्वेश्चन हमें ये भी बोलता है कुछ एडिशनल ये लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब सवाल उठा इतना इतना बैलेंस है जिसका टोटल 1040 है। अगर मुझे बेटा सेम आईओसी मेंटेन करना है तो मैं पहले कौन से शेयर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर दूंगा, और प्रेफरेंस शेयर्स किस रेशियो में बांटूंगा, कितने कितने दूंगा, जितनी आज की कैपिटल है, क्योंकि उस कैपिटल के ऊपर आज आईओसी देता हूं 10%। अगर कल को उन्हें सेम आईओसी मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उन्हें मैं प्रेफरेंस शेयर दूंगा 10% वाले ही, सेम आईओसी के रेट के और उतनी वैल्यू की जितनी की कैपिटल है अभी। तो 10% प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे सेम आईओसी रखने के लिए जितनी इतनी कैपिटल है, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 4.5 लाख। इससे उनका आईओसी में सेम हो जाएगा। और अब मेरी पीसी कितनी थी, परचेज कंसिडरेशन 7.5 लाख। अब 7.5 लाख में से बेटा 4.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर दिए, तो बचे कितने, 3 लाख। 3 लाख के मेरे इक्विटी शेयर्स है, वो मैं बेटा पीएसआर में बांट दूंगा, जिससे उनकी पीएसआर मेंटेन हो जाएगी। वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता बेटा, समझो कभी भी इक्विटी शेयर्स पीएसआर में बांट दिया तो चाहे कम है से ज्यादा, तो वो आपके पास में इतने इतने के क्या बढ़ गए, इक्विटी शेयर्स पीएसआर में, तो इनकी सेम पीएसआर भी मेंटेन होगी कंपनी में और सेम आईओसी मेंटेन होगा। और जो बाकी बचा रहेगा जितना देना था वो माइनस करके आ जाएगी एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स, जो क्वेश्चन हमें नहीं दे रहा होता और बोलता भाई एक्स्ट्रा ड्रॉइंग्स भी इन्होंने निकाली है। सो ये 2 ही टाइप के आज तक क्वेश्चन बेटा इंस्टीट्यूट के द्वारा बने हैं। आज तक कभी भी किसी भी आरटीपी या क्वेश्चन स्टडी मैट जो भी है, उन दोनों पॉइंट्स को बेटा मैंने आपसे अलग से यहीं पे डील कर लिया ताकि हमें वो पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, वो पॉइंट हमें क्लियर हो जाए ना बेटा। यहां पर में हमारा एक और जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो आता है ये वाला। इसमें और भी वैरायटी के बनते हैं, कुछ डेथ वाला है, वो एक एडमिशन वाला है, वो मैंने आपके नोट्स में जरूर डाल के छोड़ दिया, वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, आप अपने एंड पे गो थ्रू करेंगे समझ आ जाएंगे। पर एक ये वाला क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है जिसमें हमें कुछ महीनों के बाद की दोबारा से बैलेंस शीट बनानी पड़ती है बेटा कुछ जानने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि टेक ओवर का इंसिडेंट होता है 6 महीने बाद, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा है, एस और टी बिजनेस कैरी आउट कर रहे बेटा किस तौर पे, इक्वल पार्टनर्स के तौर पे, और उनकी बैलेंस शीट दे रहा है ईयर एंड की, जिसमें कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर बैंक ओडी और बीपी दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, और फिर स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, जेएलपी, प्लांट और बिल्डिंग। कहता है बिजनेस कैरी ऑन करा 30 सितंबर तक, मतलब हमने 30 सितंबर तक बिजनेस चलाया। एस और टी ने दोनों ने विड्रॉ करा इक्वल अमाउंट में हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमने इस 6 महीने में कमाए।
आफ्टर 10% पर एनम। तो बेसिकली कहता है इस 6 महीने में हमने जितना कमाया उसका आधा आधा दोनों ने विड्रॉ करा बराबर, ठीक है। और हमें प्रोवाइड करना है 10% पर एनम राइट ऑफ किया बिल्डिंग पे, प्लांट पे, और 5% पर एनम हमने राइट ऑफ किया फर्नीचर पे। तो ये डेप्शन लग के हमारी वैल्यूज आ जाएगी क्लोजिंग। इस 6 महीने में क्रेडिटर कम हुए 50 से, बीपी कम हुआ 11,500 से, बैंक ऑडिट 75 से। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो सरेंडर ही हो गई, वो आपके पास डेट पे, तो वो तो पैसे ही आ गए। स्टॉक की इतनी वैल्यू है, डेटर की इतनी है, अदर आइटम सेम है, तो उसने मुझे वैल्यू बता दी। और नीचे फिर बिजनेस बेचने की बात कर रहे हैं। बेटा बेचने की बात बाद में आएगी, पहले मुझे ये जानना है कि उस तारीख की बैलेंस शीट क्या है, क्योंकि जब तक मैं उस तारीख की बैलेंस शीट नहीं निकालूंगा ना तब तक मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे उस डेट की बैलेंस शीट जाननी है। सो मैं क्या करता हूं, उस डेट की बैलेंस शीट पहले बनाता हूं, दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये गलत है तो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ सारा गलत हो जाएगा आगे। सो इसके समय थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने, ठीक है ना। तो एक एक करके, बिल्डिंग आपकी बेटा 9-10 है। बिल्डिंग पे बेटा हमारे पास में कितनी डेप्शन है, 10%। 10% डेप्शन बिल्डिंग और प्लांट पे लगनी है, दोनों पे। अब ये 6 महीने की लगेगी तो बेटा 10% भी लगानी है और आपके पास में 6 महीने की लगानी है, तो 10% और क्या करेंगे सर 6/12, तो 5% हो गया एक तरीके से, तो इतनी वैल्यू आ गई। और ये भी 8625 होके आ गया, ठीक है ना। यस सर। फिर फर्नीचर पे 5% पर एनम है, तो 5% पर एनम के हिसाब से फर्नीचर पे कितना बना बेटा 1875। तो ये वैल्यू फर्नीचर की आ गई। कई बार इसमें लीज होल्ड प्रीमिसेस करके लिखता और उसमें ना पर एनम नहीं लिखता, बिल्डिंग प्लान के साथ लिख देता है, लीज होल्ड प्रीमिसेस के साथ नहीं लिखता। तो जिसके साथ लिख दिया वहां 6/12 हो गया, जिसका नहीं लिखा वो सीधा लिखता राइट ऑफ कर दिया, बस बात खत्म। तो उस पर फिर 6/12 मत करना, मतलब अगर डिस्टिंग्विश रखना है एक के साथ पर एनम एक के साथ, यहाँ सिर्फ के साथ लिखा है तो सब में हमने करा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा उसने बोला है स्टॉक की वैल्यू है 317 और डेटर्स की है 325, तो ये दोनों भी खत्म हो गए, स्टॉक और डेटर्स की सही वैल्यू डल गई 317 और 325। देन लायबिलिटी साइड में बेटा हमारा कम हो रही है, तो क्रेडिटर कम हुए हमारे 50 से, तो 327,500 में से 50 कम हुआ, 277,500 रह गया। बैंक कोडी 150 था, 150 में कम कितना हो गया 75 से, तो 75 ही रह गया। बीपी आपका 62,500 था, वो 11,500 से कम हो गया, तो बेटा 51,000 रह गया। तो ये सारी चीजें डल गई। सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आएगा, नो सर वो नहीं आएगा, क्योंकि वो सरेंडर हो गया। वो लिखता है कि वो तो सरेंडर हो गया, तो पैसे मिलके बात ही खत्म हो गया, एसेट बिक गया, इट इज लाइक सेल ऑफ एसेट, तो बात ही खत्म होगी। सर एंट्री नहीं डालेंगे, बेटा डल चुके हम यही मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बैंक का बैलेंस आपका आ रहा है वो सारी चीजों को लेके आ रहा है ना बैंक ओडी का, जो भी वो नेट में कम हुआ 6 महीने की ट्रांजेक्शन। अब आपको इंडिविजुअल कैपिटल पे पहुंच रहा है, पर पहले अभी क्या निकल के आ रही है बेटा आपकी कंबाइंड कैपिटल, दिस इज कंबाइंड कैपिटल जो निकली। इस कंबाइंड कैपिटल से बेटा हम जानते हैं कि हमारी इंडिविजुअल कितनी बनती है, तो बेटा हमारी कंबाइंड कैपिटल जो है वो अभी आई है 1340 और ओपनिंग में दे रखी है 13 लाख। तो मेरी नेट में 40 की इंक्रीज हुई है। क्या ये जो 40 की इंक्रीज हुई है क्या ये प्रॉफिट है? नहीं सर, ध्यान समझो बेटा, प्रॉफिट और ड्राइंग्स को लेके है। पता है क्यों बेटा, बात समझो। मेरे पास ओपनिंग में कैपिटल यहां 13 लाख है, क्लोजिंग में कैपिटल 1340 है, टोटल कंबाइन में बना रहा हूं। मैंने अगर प्रॉफिट्स एक्स कमाए हैं तो उसने लिखा हमने आधे प्रॉफिट्स को विड्रॉ किया, तो ये 0.5x की ड्राइंग्स भी है। मैंने 6 महीने में जितना कमाया उसका आधा विड्रॉ किया है, तो ये 40,000 का जो नेट इंक्रीज है दिस इज नॉट ओनली प्रॉफिट्स, दिस इज इंक्रीज आफ्टर ड्राइंग्स। अब मुझे ये जानना है, तो बेटा मैंने कितना कमाया होगा प्रॉफिट? सर इसका डबल हो गया ना, क्योंकि तो नेट है, मतलब अगर 100 कमाया था तो 50 ड्राइंग होगी, तो ये बचा हुआ 50 है ना। तो ये हमारा जो 40,000 है बेटा, सिंस ड्राइंग्स आधी थी तो एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न किया वो इसका डबल हो गया, तो जो दोनों इक्वली बांटेंगे और ड्राइंग्स को भी उन्होंने इक्वली बांटा है। सो अल्टीमेटली क्या करेंगे हम, जब अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा, मैं उस पर आता हूं। सो कैपिटल अकाउंट हमारे 640 और 660 थे, प्रॉफिट डला 40-40 और ड्राइंग्स डली 20-20। अगर आप इस स्टेज के बाद वैल्यू निकालेंगे तो इंडिविजुअल कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, जिसका टोटल 1340 बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बटना है पीएसआर में। सर ड्राइंग जरूरी थोड़ा ना होती है पीएसआर में होती है, बेटा उसने लिखा है देखो, वैसे तो इक्वल है, वो तो रेशियो है, ड्राइंग्स उसने लिखी है, ये बांट ही इक्वल रहे आधे प्रॉफिट्स को, तो जितना कमाया उसका आधा निकाला और वो भी बराबर बराबर निकाला, क्योंकि ड्राइंग्स जरूरी है कि पीएसआर में हो। तो उसने वो लिखा था 80 कमाया, आधा निकाला 40 बराबर बराबर, और
ऑब्वियसली तभी नेट इंक्रीज रहेगा। अब हमारे पास आगे वाला पार्ट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, अब बोला बेटा उसने आपने ना बिजनेस को बेचा है एक कंपनी को, जिसने गुडविल की वैल्यू आपकी कितनी लगाई है 540 और बाकी सब एसेट सेम ही लगाए, तो आपके लिए आसान हो गया। नेट एसेट मेथड लगेगा बेटा, नेट पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि ये नहीं बता रहा कितने शेयर कितने डिबेंचर, वो देता है तो वो ऐड हो जाता है। यहां ये नहीं बता रहा कितनी चीजें दे रहा है, बस ये बोल रहा है कंपनी ने कंसिडरेशन में क्या दिया, इक्विटी शेयर दिए, कितने दिए बताया नहीं, तो नेट एसेट लेगा। वैसे भी हिंट दे रहा हूं, गुडविल की वैल्यू जब भी देगा तो नेट एसेट लगेगा, क्योंकि जब उसने आपकी रेपुटेशन की वैल्यू अलग लगा दी तो वो एक एक चीज की तोल रहा है ना आपकी चीज, तो उस केस में आपका नेट एसेट ही लगता है। तो बेटा अब हमारे को ये जानना है परचेज कंसिडरेशन कितनी है। सर सारी चीजें बुक वैल्यू पे है, बस एक गुडविल का 540 ऐड कर दो, तो आपके पास ये सारी चीजों की वैल्यू जो बन रही थी, सारे एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये 1340 कह सकता हूं ना, सारे एसेट माइनस लायबिलिटीज। यस सर, सो ये 1340 कह सकता हूं। तो 1340 में जो 540 गुडविल के मिले वो ऐड कर दो, तो एज ऑन डेट नेट एसेट्स इतने उसमें ऐड कर दिया। तो ये मैंने ये तरीका भी दिखा दिया आपको, या आप एसेट्स और फिर गुडविल और माइनस लायबिलिटीज करके करोगे तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। तो 1880 है, और ये सारे एसेट लायबिलिटीज कहाँ चले जाएंगे सर, रियलाइजेशन में जाएंगे। उसने मांगा हमसे यही है भाई, रियलाइजेशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो रियलाइजेशन में पहले क्या गए, ये जितनी चीजें दे रखी है ये सारी चीजें रियलाइजेशन में चली जाएगी। 5 एसेट्स है 3 लायबिलिटीज है बेटा, तो ये पांचों एसेट्स जितनी इतनी वैल्यू है एक एक करके आ जाएंगे, आज की ये वैल्यूज है, और ये तीनों लायबिलिटीज, क्योंकि आज बन रहा है, आज मतलब 30 सितंबर को बन रहा है बेटा। कब बन रहा है, 30 सितंबर को बेटा बन रहा है। सो 30 सितंबर को जब बन रहा है बेटा, सो हमारे पास में उस तारीख की हम वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है ना, उस तारीख की हम वैल्यू डाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ, पीसी कितनी है बेटा 1880, जो अभी निकाला गुडविल को मिला के, और वही मेरा प्रॉफिट आ गया जो मुझे गुडविल के नाम के मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज तो बुक वैल्यू पे गई, अगर किसी की चेंज करता तो बात होती, उतने का और फर्क पड़ता। तो 540 का प्रॉफिट है जो इक्वली डिवाइड हो गया, तो 540 का प्रॉफिट बेटा इक्वली गया पार्टनर्स के बीच में, और फाइनली पार्टनर्स को हमने कंसिडरेशन दे दी, 1880 की देनी थी, वो 1880 इतना इतना दे दिया, जितना जितना बैलेंसिंग फिगर है, जितना जितना बैलेंसिंग फिगर है। इसमें बेटा इंस्टीट्यूट ने चाहिए आंसर करके दिया, मतलब एक आधी बार, पर इसमें इसका ऑप्शन एक और भी बनता है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि कंसिडरेशन कैसे बांट रहे हैं, तो बेटा आइडियली वैसे बनता है कि आप पीएसआर में बांट दो। तो होना क्या चाहिए था कि जो शेयर थे इन एसटी लिमिटेड, वो आना चाहिए था यहाँ पे 940 ईच, 1880 को बराबर बांटो, तभी तो उनकी सेम पीएसआर कंपनी में भी रहेगी। और फिर बाय कैश टू कैश करके खत्म करो। तो इधर आता टू कैश, आपस में 10-10 हजार का प्लस माइनस कर लेंगे, इधर आता बाय कैश। तो इसको 10 हजार पे कैश दिया जाएगा, क्योंकि इसको देना 950 था, 940 के शेयर दिए, इसको 930 था, तो ये 940 के शेयर दे रहे, तो 10 हजार लेके आएगा, ठीक है ना, ये 10 हजार लेके आएगा। तो आपके पास में क्या होगा बेटा, हमारी बुक्स क्लोज होगी आइडली, होना ये चाहिए था। इंस्टीट्यूट ने जो किया वो भी बता दिया। जनरली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बेटा अपने पास में आइडली पीएसआर मारना चाहिए, क्योंकि हम यही मानेंगे कि जो पीएसआर उनकी किस में मेंटेन है, जो पीएसआर बेटा उनकी फर्म में मेंटेन है, वही पीएसआर उनकी कंपनी में मेंटेन होगी, और वो इक्विटी शेयर उस रेशियो में बांटेंगे जो पीएसआर है, और बाकी डिफरेंस बाय कैश टू कैश करके क्लोज कर देंगे, या आपस के पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी आ रहा है। ये क्वेश्चन कराने का कारण सर इसलिए कराया बेटा, क्योंकि आपके पास में कई बार ऐसे होता है ये क्वेश्चन में 6 महीने बाद जाके, तो हमें क्या करना है, जो भी वो इवेंट दिए उसके बाद पहुंचा, प्रॉफिट्स निकालने जरूरी थे, इंडिविजुअल पार्टनर कैपिटल निकालने जरूरी थी। परचेज कंसिडरेशन वाला पार्ट तो आसान था सर, गुडविल का एक्स्ट्रा, बाकी तो सारे सेम है, तो इसलिए वो आसान हो गया, और वही प्रॉफिट है रियलाइजेशन में। मेन था 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाना और उससे चीजें निकालना, ठीक है ना बेटा। इसी में आपके पास बेटा हमें बुक्स ऑफ कंपनी जनरली मांगता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कि कंपनी जो बन रही है वो क्या बुक्स डालेगी जो टेक ओवर कर रही है। तो बेटा जैसे हम एल्गमेशन के चैप्टर में हम डालते हैं, तो 3 एंट्रीज पहले डलती है। जैसे पहली है बिजनेस परचेज टू फर्म, लिक्विडेटर ऑफ करके नहीं, फर्म जितनी परचेज कंसिडरेशन है। फिर सारे बेटा क्या आएंगे, एसेट्स, सारी लायबिलिटीज जो कि टेकन ओवर वैल्यू पे आ गए। टू बिजनेस परचेज, वो रिवर्स हो गया यहाँ पे, और जो भी डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, गुडविल या कैपिटल, जो भी डिफरेंस है। कंसिडरेशन कम है कि ज्यादा है, वो तब होता है जब नेट पेमेंट से कंसिडरेशन होती है। अगर नेट एसेट्स है तो आई खुद एसेट माइनस लायबिलिटी से, फिर कैसे डिफरेंस आ जाएगा। और फिर जो सी चीजें कंपनी ने फर्म को दी है वो आ जाएगी,
फर्म डेबिट होगी, टू शेयर दिए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर दिए, प्रीमियम पे दिए, डिस्काउंट पे डिबेंचर दिए, टू बैंक जो भी है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी बेसिकली जो सी चीजें कंपनी ने फर्म को दी है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। फिर ये चीजें बहुत रेयर है कि कभी आ जाए, भाई फर्म का बंद होने का खर्चा कंपनी ने दिया, तो वो गुडविल कैपिटल रिजर्व टू बैंक हो गया, रीइंबर्समेंट करे, तो होता नहीं है जनरली, पर अगर होता है, अगर देता है क्वेश्चन में। फिर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, भाई पहले स्टॉक बेचा था प्रॉफिट के साथ, आज वो हमारा स्टॉक हमारे पास ही आ गया, तो हमारे स्टॉक में हमारा खुद का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो स्टॉक को कम करना है, और आपके पास में गुडविल कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक हो गया, क्योंकि अगर सही करके मैं सेकंड एंट्री में लाता तो गुडविल कैपिटल रिजर्व भी ऊपर नीचे हो रहा था, तो वही स्टॉक कम कर दिया उतने प्रॉफिट से जितना उसमें जुड़ा हुआ है गुडविल कैपिटल। और एक होता है एलिमिनेशन ऑफ इंटररोइंग। इंटररोइंग क्या होता है बेटा? डेटर क्रेडिटर, एक पैसे कह रहा है मैंने लेने, एक पैसे कह रहे मैंने देने हैं, एक में बीपी एक में बीआर है, इंडिविजुअली दोनों सही है, पर जब इकट्ठे हो गए तो आप ये नहीं कह सकते मैंने अपने आप से पैसे लेने भी और देने भी है, सो वह एलिमिनेट करते हो, एंट्री डलती है लायबिलिटी टू एसेट ऑलवेज विच इज क्रेडिटेड टू डेटर या बीपी टू बीआर, तो वो एंट्री डालेंगे और उस एंट्री के डालने से क्या हो जाएगा हमारे पास में वो कॉमन कैंसिल हो जाएगा। 4-5 जो आपके पास 4-5-6 एंट्री बेटा वो तभी डलेगी जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली होगा, वैसे तो कंपनी की तरफ डलेगी, पहली 3 आ जाती है, पहली 3 का निचोड़ वही है जिसमें बिजनेस परचेज और वेंडर तो वैसे ही खत्म हो गया डेबिट क्रेडिट करके, मेन तो ये एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं कंसिडरेशन में जो आप चीजें दे रहे हो। तो कंपनी की बुक क्योंकि इजी है इसीलिए क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं, आप फर्म वाला चैप्टर पे फोकस है तो यहाँ पूछता है, कंपनी के लिए तो हमारे पास अमेलगमेशन का भी चैप्टर है तो वहां पे जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है वो वाली एंट्रीज वगैरह का, अगर नॉलेज टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर, तो इसलिए इसके चांसेस कम होते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही इंस्टीट्यूट के स्टडी में आज तक आए, वो हमारे किए जाते हैं बैचेज में, रेगुलर बैचेज वगैरह में, फास्ट ट्रैक में, सो यहाँ पे हमारे पास एज सच इसको जरूरत नहीं है इस मैराथन में उसको रिवाइज करने की, जनरल पॉइंट है वो, जनरल है, ठीक है ना। नाउ बेटा हमारे पास में जो है हमारा एक और जो कॉन्सेप्ट बनता है दैट इज योर, जो इस चैप्टर का आखिरी है, दैट इज योर अमेलगमेशन ऑफ फर्म। क्या बनता है बेटा? अमेलगमेशन ऑफ फर्म। नो अमेलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? जब बेटा 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलके एक नई फर्म बना रहे, पहले फर्म से कंपनी बन रही थी, अब फर्म से फर्म ही बन रही है, तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। तो मान लो पहले एबीएन कंपनियां ए और बी पार्टनर है, सीडीएन कंपनी वहां सी और डी पार्टनर है, मिलकर क्या बना दी? एबीसीडीएन कंपनी, तो यहाँ पे चारों पार्टनर्स हो गए। बेटा इसमें आपने बस ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं रखना, ओनली 4 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है हमने एसेट लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब जो मेरे एसेट लायबिलिटीज आज मेरी किताब में दिख रहे हैं इंडिविजुअली फर्म्स में, उनकी वैल्यू जो न्यू फर्म है वो कुछ डिफरेंट वैल्यू पे लेके जा रही है, तो वो हमें उन एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा, उनकी आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रिवैल्यूएशन का वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना, जिस फर्म का। फिर आप बनाएंगे बेटा कैपिटल अकाउंट्स ओल्ड फर्म्स में। कैपिटल अकाउंट में क्या क्यों बना रहे? ताकि हम ये चेक कर सके कितनी आज कैपिटल की वैल्यू जो नई फर्म में उठ के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि कंपनी है तो वो अपने शेयर दे रही है, जो यहाँ कैपिटल दिख रही है वो उठ के जाएगी, तो कितनी जाएगी? जो पहले से बैलेंस है, जो आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स है, रिजर्व प्रॉफिट्स वगैरह वो एडलेस हो जाएंगे, जो उस फर्म के वो तो उसी पार्टनर्स को जाएंगे, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है, तो एग्जिस्टिंग बैलेंस, रिजर्व सरप्लस ओल्ड रेशियो में, और जो रिवैल्यूएशन का प्लस माइनस जो भी है वो करके बैलेंसेस आगे विद रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट लायबिलिटीज वो न्यू फर्म में ट्रांसफर होंगे। फिर आता है गुडविल के एडजस्टमेंट। बेटा गुडविल के एडजस्टमेंट का सिंपल सा एक रूल होता है ऑलवेज, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री निकालने का सबसे आसान तरीका होता है क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो इज द इजीएस्ट वे। तो आप इंडिविजुअल फर्म जो जी दोनों फर्म्स है उनकी इंडिविजुअल गुडविल को इंडिविजुअली क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो ए और बी की नंबर 1 है वो ए और बी में जाएगी, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो 2 नंबर बी सी और डी की है वो सी और डी में गई, एंड डेबिट इन न्यू रेशियो जो टोटल गुडविल है वो जो न्यू फर्म में इनकी न्यू रेशियो आ रही है उसमें डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री का निकल के आ जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कोई डेबिट हो रहा है कोई क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज इस पूरे इवेंट में उन्हें क्या फायदा नुकसान हुआ 2 फर्म्स को ऐड करके उनकी गुडविल में। और फिर आता है बेटा क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनके कैपिटल के बैलेंसेस बेटा उनकी पीएसआर में हो, नई फर्म में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसके लिए क्वेश्चन बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, तो वो एडजस्टमेंट करी जाती है। तो वहां पे पहला क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा बेटा कैसे एडजस्टमेंट करनी है, मतलब इसमें 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो जितने इंडिविजुअल बैलेंसेस है तीनों चारों पार्टनर्स के जो भी है उनको सबको ऐड किया और पीएसआर में बांट दिया, दिस द सबसे सिंपलेस्ट वे। अगर क्वेश्चन सिंपली बोल रहे हैं पार्टनर्स को पीएसआर में कर दो, तो जो अभी वैल्यूज दिख रही है उनकी कैपिटल्स की तीनों चारों पार्टनर की उनको ऐड किया और पीएसआर में बांटा। अगर वो बोलते हैं किसी पार्टनर को बेस लो, तो मान लो एक्स वाई जेड मतलब 3 पार्टनर्स है क्योंकि एक कॉमन पार्टनर था, तो आपको बोलते हैं वाई को वो ले लो बेस, तो बेटा वाई की जितनी वैल्यू है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कर देंगे। मान लो 3:1 की रेशियो है,
तो हमने क्या किया, 2/6 के लिए इतना है तो 6/2 के लिए कितनी बनी फर्म की, तो किसी को बेस लेके निकाल लिया, वो क्वेश्चन बोलेगा। और फिर जो डिफरेंस आएगा कितनी है वर्सेस कितनी होनी चाहिए थी, उसका जो डिफरेंस है, तो वो अगेन क्वेश्चन बताएगा कि वो डिफरेंस आपने कैश में करना है कि करंट अकाउंट से करना है, वो क्वेश्चन बताएगा। क्योंकि भाई आज है 1 लाख की, होनी चाहिए 1,20,000, तो 20,000 लेके आएगा तो कैश टू पार्टनर कैपिटल डलेगा। अगर बोलता है करंट अकाउंट से डलेगा तो पार्टनर करंट अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री आएगी, तो वो तो क्वेश्चन ही बताएगा ना कि भाई डिफरेंस का क्या करना है। सो दैट द क्वेश्चन विल टेल यू, ठीक है ना। सो ये चीज आती है। नाउ इसी से रिलेटेड बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। कहता है ए और बी पार्टनर्स है, इनके बीच में रेशियो है 3:2 की, और बी और सी पार्टनर्स है एक फर्म के बीसीएन कंपनी में जिसमें रेशियो है 2:1 की। एबीसी ने मिलकर डिसाइड किया एक न्यू फर्म बनाते हैं एबीसीएन कंपनी। तो यहाँ ना बी कॉमन पार्टनर है, होने को देखो अलग अलग भी हो सकते हैं, ए बी और सी डी कॉमन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों के बीच में रेशियो क्या होगी, 3:1 की। बैलेंस शीट दे रहा है, कैपिटल है, रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारी चीजें आपको दे दी सारी, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और टर्म्स दे रहा है। टर्म्स में बेटा पहले पॉइंट में तो गुडविल के बारे में ही दिख रहा है, तो कह रहा है जो गुडविल है नई फर्म की उसकी वैल्यू बता दी और वो अपीयर नहीं करेगी, वो तुम वैसे भी नहीं करते। अब एसेट्स वगैरह बता रहा है। एसेट में थोड़ा सा ध्यान से, बहुत मैंने जो एक क्वेश्चन उठाया ना बेटा उसमें नॉर्मल नहीं उठाया, हट के उठाया थोड़ा सा, जिसमें रीवैल्यूएशन में बच्चा गलती कर देता है जल्दबाजी में। हमसे मांगी तो बैलेंस शीट है न्यू फर्म की और कैपिटल अकाउंट मांगे पार्टनर्स के इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म, ठीक है ना। तो जो 4 वर्किंग नोट है उसमें से कई बार कोई ना कोई आपसे मांग लिया जाता है इन द आंसर, जैसे कैपिटल अकाउंट ओल्ड फर्म में, और बैलेंस शीट या एंट्री जनरली मांग लेता है नई फर्म में, तो वो बैलेंस शीट जैसे मांगी गई जो ज्यादातर है। तो हमें बैलेंस शीट के लिए देखना बेटा, अब जैसे बिल्डिंग है हमें रीवैल्यूएशन देखना। सो सबसे पहले आया बिल्डिंग के बारे में जैसे लिखना, उन्हें एसेट लायबिलिटीज का दे रहे ना। सो बिल्डिंग जो टेक ओवर करी, कह रहे ए बी कंपनी में वैल्यू लगाई, अपवर्ड रिवीजन करी 12 की, तो इंक्रीज ही कितने का हो, 12 का। सो हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जानना है, दोनों का अलग अलग। तो बेटा हमारे पास में क्या होगा, दोनों का अलग से वर्किंग नोट बन जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, ए बी एन कंपनी बी सी एन कंपनी। एसेट बढ़ रहा है फायदा, एसेट कम हो रहा है नुकसान, लायबिलिटी बढ़ रही है नुकसान, लायबिलिटी कम हो रही है फायदा, बस प्लस माइनस से निकाल लो, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तो बिल्डिंग में इंक्रीज आया 12 का, बिल्डिंग में इंक्रीज आया बेटा कितने का, 12 का। ए बी में, बीसी में वैल्यू ही 17 की लगाई है, तो बेटा वैल्यू कितने की यहाँ पे 10 की। अब 10 वाले की वैल्यू अगर 17 लगाई है तो कितनी आ जाएगी सर, 10 की वैल्यू अगर 17 लगाई है तो 7,000 से इंक्रीज है, तो इसलिए 7,000 आया। अब ये रिवाइज वैल्यू अभी बैलेंस शीट में चेक कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। तो 20 वाले की जो वैल्यू थी उसमें इंक्रीज किया था 12 का, तो 32 ए बी की लगाई और इसकी 17 लगाई। सो 32 प्लस 17 बिल्डिंग की वैल्यू होगी रिवाइज बैलेंस शीट में 49। तो मैंने अभी चेक करा दिया बिल्डिंग की वैल्यू नई बैलेंस शीट में कितनी आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में आ गई। फिर अगली किसकी बारी आ रही है बेटा, बिल्डिंग वाला पॉइंट हो गया। प्लांट मशीनरी को कह रहे टेक ओवर करा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बाय 2000, डिक्रीज कर रहा है एबी में 2000 से, तो 2000 से कम किया प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पे, ठीक है जी। और एबी में आपके पास में विद न्यू वैल्यू ऑफ 32,000 बीसी में 32 नई वैल्यू लगाई है, तो अगेन प्लांट एंड मशीनरी 29 है, 29 की वैल्यू अगर 32 लगाई है तो बेटा 3000 से बढ़ाया है, 3000 से इंक्रीज किया, तो ये इंक्रीज आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास अब प्लांट मशीनरी की रिवाइज वैल्यू कितनी होगी बेटा, 21 वाले की वैल्यू तो कितनी हमने डिक्रीज करी 2 से, तो 21 में से 2 गया 19 है, तो एक की 19 है और दूसरे की 32 है, तो 19 प्लस 32 हो जाएगा प्लांट मशीनरी, 19 प्लस 32 51 आ गया। तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तो चला गया, वो घूम के आ जाएगा पार्टनर से, और रिवाइज वैल्यू आ गई बैलेंस शीट की, तो प्लांट मशीनरी भी हो गया। व्हीकल्स को टेक ओवर कर रहे हैं रिड्यूस बाय 5000 ऑफ एबी एंड रिड्यूस टू 2000 ऑफ बीसी, एक में बाय एक में टू, कम कर रहे हैं 5 से, तो कम करने वाली वैल्यू जो थी 5 से, तो कम 5 से किया। और व्हीकल्स की वैल्यू एक जगह रिड्यूस 2 लिखा है, तो बेटा ये 5000 है, 5000 की वैल्यू को 2000 पे लेके आ रहे, 5000 की वैल्यू को उसने बोला है 2000 पे लेके आना है, तो 3 से कम करना पड़ेगा ना, तो 3 से यहां कम किया। तो अब रिवाइज वैल्यू कितनी कितनी आ गई बेटा, 15 वाले की वैल्यू तो हमने कम करी थी 5 से, तो 10,000, 15 वाले की वैल्यू 5 से कम करी तो 10 एक की है, और इधर तो लेके 2 पे आ गए, तो 10 प्लस 2 व्हीकल्स की वैल्यू आ गई 12,000। फिर अगला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कितने में, 2000 में एबी में और 1000 बेटा बीसी में, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल पहले दे तो है ही नहीं, सो डेटर्स को क्या करना पड़ेगा हमें, अपने पास में प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा 2 और 1 से, तो 2 और 1 से आपका कम हो गया,
2 रेख से कम हो गया। और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आपके पास जो है बेटा इतने से प्रोविजन अभी कम करके दिखा रहा हूं बस मैं, 2 रेख से ये डेटर में से कम होती है। डेटर सही कितने वो हम बाद में आ जाएंगे क्योंकि उसका रोल नहीं, अभी वो हम बाद में चेक कर लेंगे। बट अभी हमारे पास में 3000 की प्रोविजन नहीं, तो 3000 से डेटर बैलेंस शीट में कम हो जाना है। यही बेटा पॉइंट से बी सी डी और ई रिवैल्यूएशन के सारे। तो रिवैल्यूएशन के आपने करे, रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट लॉस आया बेटा 3 और 6, ये प्रॉफिट आ रहा है इधर और इधर भी। और ये बटेगा कैसे सर, इनकी रेशियोज में 3:2 और 2:1। तो इधर बट रहा है 3:2, इधर बट रहा है 2:1 में। और जैसे ही हमारे पास ये बांटेंगे तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में भेजने। अब पुरानी फर्म्स के कैपिटल अकाउंट मांगे थे, सो कैपिटल अकाउंट बेटा जो पुरानी फर्म में मांगे जा रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी में और बी सी में, बेटा दोनों के अलग अलग बनेंगे, ये कॉलम फॉर्म में थोड़ा बना देंगे क्योंकि दो दो तो पार्टनर है। सो ए बी। तो इधर आपके पास प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया बेटा, इधर था 3:2 में क्या, ये हमने जो डाला था अभी, और इसका था 4 और 2, ये इधर आ गया 4 और 2, ये बीसी में आ गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बाकी चीजें डाल देते हैं तो इनकी कैपिटल्स आई 66 और 67, 50 और 48, 66 और 67, 50 और 48। और रिजर्व्स ट्रांसफर हो जाएंगे। सो रिजर्व्स कितने कितने 10,000 गया बेटा हमारे पास में रेशियो में जो 3:2 है 6 और 4। और यहाँ कितना बेटा 5,000 जो गया 2:1 में। सो इतना हो गया 2:1 में। वी विल गेट कि कितनी वैल्यू ऑफ कैपिटल बचती है बेसिकली जो नई फर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो इतने कैपिटल की वैल्यूज ट्रांसफर होगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू न्यू फर्म। तो पहले से जो है प्लस रिजर्व्स का इफेक्ट और रिवैल्यूएशन। देखो अकाउंट मांगे थे तो वो आपके मेन आंसर का पार्ट होगा, नहीं होंगे तो ये भी वर्किंग नोट का पार्ट होता, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, पर ये बैलेंस शीट में नहीं डल सकते, अभी तो कैपिटल एडजस्टमेंट और बाकी चीजें आनी है। अब हम देखें बेटा तो गुडविल का पॉइंट हम कर सकते हैं। तो गुडविल का पॉइंट क्या बोला था, 25,000 ए बी में, 18,000 बी सी में। तो 25,000 का बेनिफिट ए बी को, 18,000 का बेनिफिट सिर्फ बी सी को, और रिवर्स इन न्यू, क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू। सो बेटा 25,000 ए बी में क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो 3:2, इतना बना 3:2। 18,000 बी सी में 2:1, इतना बना। सो इतना टोटल हो गया, ये टोटल हो गया, इतने से क्रेडिट करना है टोटल 43, ये क्रेडिट आ रहा है ऐड करके क्योंकि बी कॉमन है ना इसलिए हमने दिखा दिया। और डेबिट इन न्यू रेशियो हो गया, रिवर्स कर दिया इन द न्यू। तो 43 को न्यू रेशियो 3:1 उसमें डेबिट कर दिया। सो जितना आ गया वो आपका डेबिट हो गया। और फाइनली आपको नेट पता चल जाएगा बेटा किस पार्टनर का प्लस है किसका माइनस है। तो इसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी। अगर मेरे से एंट्री पूछोगे तो एंट्री क्या बनी, ए सी टू बी, ए और सी आर कंपनसेटिंग टू बी, ए एंड सी आर कंपनसेटिंग टू बी। तो ए सी डेबिट होंगे, बी क्रेडिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन पार्टनर था इस वजह से आपके ऐसा हो रहा है। उसका तो काफी हिस्सा लूज हो गया ना, 2 जगह में पहले ले रहा था, एक ही जगह में आ गया, तो वो आइडियली इससे इफेक्ट हुआ। तो इसका इफेक्ट बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट वाले नोट में आ जाएगा, इतना माइनस हो गया, उसका बढ़ाना है। अब इंडिविजुअली कैपिटल कितनी आई थी, 73,800, 72,200, इसकी थी 57,333 और 51,667, ये थी। तो ये हमारी अभी की कैपिटल बनती है जो इन तीनों की है। तो अगर मेरे को कुछ नहीं क्वेश्चन बैठता तो ये बेटा 67,300, 137,200 और 50,500 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जो बैलेंस शीट में आएगी। पर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है लास्ट में जाके इस टाइप के क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में, कहते हैं एक्सेस डेफिसिट जो भी है ए को बेस लेके करना है। नहीं बोलता तो तीनों को पीएसआर में बांट देता जो वैल्यू आ रही थी और प्लस माइनस निकल जाता। अब बोल रहा है ए को बेस लेना है और जो भी होगा वो आपका करंट अकाउंट में डिफरेंस आएगा क्योंकि बोल दिया, नहीं तो कैश में जाता। सो ए को बेस लेना है। अब रेशियो बेटा 3:1, सो 3:1 के हिसाब से अगर हम देखें ए को बेस अगर लेते बेटा, सो हमारी 67,300 उसकी 3/6 के लिए है। सो टोटल कितनी बनेगी 67,300 इंटू 6/3, तो इसका डबल हो गया 134,600। सो बनती है 134,600 और वो न्यू रेशियो में आ गई 3:1 में। और जो बाकी डिफरेंस है ए का तो आएगा नहीं क्योंकि उसको तो बेस ही लिया, वो कहां जाएगा बेटा करंट अकाउंट्स में, इतना। तो कैपिटल कम करनी है तो एंट्री हो रही है कैपिटल अकाउंट कम करने पड़ रहे दोनों में, तो डेबिट होगी टू करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कैपिटल कम होगी, करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ये करंट अकाउंट। अगर ये कैश बोलता तो ये विड्रॉल करना पड़ता, तो बैंक उतने से कम होता,
अब ये करंट अकाउंट है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, तो ये कैपिटल्स आ गई इतनी इतनी और इतना इतना करंट अकाउंट आ गया जो हम बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं। सो 67,300, 44,867 और 22,433 ये आ गई कैपिटल। और ये हमारा करंट नोट है, करंट अकाउंट है 92,333 और 28067, ये हमारा करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने बाकी वैल्यूज देखनी है जो बेटा अनटिक्ड है जो बैलेंस शीट में दे रखी है, बाकी चीजों को हम देखते हैं। सो फर्नीचर है बेटा 4,000 और 7,500 एज इट इज आ गया, 4,000 प्लस 7,500 फर्नीचर आ गया, ठीक है जी। फिर हमारे पास बेटा क्या है, यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक समझना है, स्टॉक है 5,500 और 19,500, तो ये आ गया स्टॉक 5,500 और 19,500 स्टॉक आ गया 70,000। फिर मैं इजी बैंक वाला कितना है 15 प्लस 18, तो 15 प्लस 18 बैंक आ गया 33। कैश आ गया बेटा 5 और 9, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले डाल रहा हूँ, 5 और 9 14 आ गया। फिर हमारे पास बेटा यहाँ पे क्रेडिटर्स में आपके पास में है और वो चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पे क्या है बेटा कुछ इंटरओइंग आ रही है। इंटरओइंग क्या होता है, जो आपस में पैसे लेने देने, और एक होता है कॉमन ओइंग। तो यहाँ पे क्या बेटा अगर देखोगे तो ये ए बी से ये कह रहा है मैंने पैसे लेने हैं 15, बीसी कह रहा है मैंने पैसे लेने 15, और बीसी क्या कह रहा है मैंने पैसे 15 देने हैं। तो इंडिविजुअली मतलब ए बी ने बोला कि मैंने देने हैं, एक के लिए क्रेडिटर एक के लिए डेटर, जब इकट्ठे होंगे तो क्या आएगा, नो सर कैंसल आउट हो गया, नो कैंसल आउट हो गया, उठ के जा रहे नई फर्म में, वहां पे एंट्री डल गई सिंपली बीसी टू ए बी लायबिलिटी टू एस और कैंसल आउट हो गया, तो ये नहीं दिखेगा, तो ये खत्म हो गया आपस में। और एक है बेटा एक थर्ड पर्सन है, कोई कॉमन फर्म है XYZ कंपनी, ये कहता है मैंने 25 इससे लेने हैं, और दूसरा कहता है मैंने इसे 9 देने थे, एक का क्रेडिटर एक का डेटर, पर कोई थर्ड पार्टी है। अब एक लिए अच्छा लगेगा कि आप उसे डेटर में भी 25 दिखाओ और क्रेडिटर में भी 9 दिखाओ, नहीं सर, आप ये थोड़ा ना बोलोगे तू 25,000 देके जा, मेरे इंडिविजुअली तो सही थे अलग अलग एंटिटी सी, अब 25 एक ने लेने थे और 9 देने थे, आप 25,000 मंगाओगे फिर 9 भेजोगे, ऐसा थोड़ा, आप क्या बोलोगे यार तू 16,000 दे जा बस, ऐसा है ना, आप क्या बोलोगे 16,000 दे जा ना तू, और वो 16,000 मेरा डेटर में आ जाएगा। तो मेरे जो डेटर्स है वो ये दोनों ऐड होंगे 43,500 और 37,000, तो वो कितने कितने बने 8,500, और उसमें 16 ऐड हो जाएगा, तो 8,500 है 16 ये XY का ऐड हो गया जो एज अ डेटर में दिखेगा, क्रेडिटर ज्यादा होता तो क्रेडिटर में दिख जाता, डेटर वाला खत्म, तो इतने आगे माइनस प्रोविजन करके हो गया। और यहाँ पे ये सिर्फ 41 और 38 ही आ जाएंगे, तो ये 41 प्लस 38 ही आ गया, वो नेट हो गया। देखो जो आपस का था वो तो एग्जैक्ट अमाउंट होगा, वो कैंसल आउट होगा, पर जो कॉमन का था वो जिस साइड में आएगा उस साइड में नेट होकर दिख जाएगा, तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट बेटा टैली हो जाएगी पूरी की पूरी, और जिससे क्वेश्चन आपके पास में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, एंड जिसके साथ में इवन आपकी रिवीजन जो है बेटा प्रॉपर तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की पार्टनरशिप की। ऑलमोस्ट 1 आवर 40 मिनट्स के अंदर में मैंने कोशिश करी आपको सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कराने के, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी आपको कराया, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी। कुछ मैंने नोट्स वाले पार्ट में जब आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हुए हैं कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी वाले के, वो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। तो ये एक एग्जॉस्टिव कवरेज जिससे हम एटलीस्ट सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। सोफुली बेटा आपको ये सारे रिवीजन प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से समझ भी आई है, आपका चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो गया मिनिमम पॉसिबल टाइम में, क्योंकि ये जो रिवीजन है बेटा इस तरीके की है कि आप पेपर वाले दिन देखो और आपके पास में फटाफट 1.5-2 घंटे में चैप्टर रिवाइज करना है, रिवीजन देखिए खत्म हो गया, सारे पॉइंट्स फटाफट से गो थ्रू हो गए, और क्वेश्चंस वो पिक किए हुए जो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं, और कुछ एड ऑन पॉइंट जो बनते हैं वो मैंने अलग से आप लोगों को बताता भी गया बीच बीच में। सोफुली ये चैप्टर आपका जैसे मैंने बोला अच्छे तरीके से रिवाइज होगा, आप अपनी अच्छे तरीके से बेटा तैयारी करते रहिए। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा से आप बच्चों के साथ में, और सारी रिवीजन वीडियो भी आप लोगों को यहीं पे मैराथन सीरीज वाली वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगी। सो टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, बाय बाय।